लिक्विड जो है वो नीचे से फोर्स लगाएगा, एक फोर्स हम लगा रहे हैं और एक एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ इतना फोर्स आएगा प्रेशर की वजह से, और ये इक्विलिब्रियम में। तो कहानी से अपने को ये पता लगता है कि प्रेशर जो आ जा रहा है 2 पॉइंट पर, वो आ जा रहा है F2/A+PT। जब कंटेनर x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो उसका जो सरफेस रहता था वो हॉरिजॉन्टल रहता था, और एक तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रेशर में वेरिएशन भी नहीं आता था। अगर कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ये चाहे हल्का भारी कैसा भी, ये यहीं पड़ा रहेगा। डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो हाय गाइस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। और मैं आपका बड़ा भाई निखिल धावा हाजिर हूं आपके सामने लेकर के एक नया लेक्चर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का लेक्चर नंबर 2। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं प्रेशर वेरिएशन इनसाइड एक्सेलरेटेड कंटेनर्स, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे बायंसी फोर्स की। तो यार, हमने पिछले सेशन में ये देखा था कि अगर लिक्विड रेस्ट पे रहता है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं आता। वर्टिकली अगर आप नीचे जाते हो तो प्रेशर जो है वो बढ़ता है, और ऊपर जाने पर प्रेशर कम होता है। प्रेशर में जो बढ़ोतरी होगी वो होगी PA से अगर आप B जाते हो, अगर आप एक पॉइंट A से B जाते हो ग्रेविटी के डायरेक्शन में और उनके बीच का सेपरेशन है H, तो हमने ये सीखा था कि PB इज इक्वल्स टू PA प्लस ρgH। ये कहानी हमने देखी थी प्रेशर वेरिएशन की, और हॉरिजॉन्टली जाने पर कोई प्रेशर में वेरिएशन नहीं आएगा, ये हमने सीखा था। तो आज भी हम प्रेशर वेरिएशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस बार हम बात करेंगे एक्सेलरेटेड कंटेनर्स की। और उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक जो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, उसको कंप्लीट करेंगे। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट किस काम में यूज होता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट यूज होता है, जनरली लिफ्ट का काम है चीजों को उठाना। तो यहां पर हाइड्रोलिक लिफ्ट का बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। मान लीजिए मैंने कहा ये एक कंटेनर है, इसमें 2 ट्यूब्स इस तरीके से हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा नैरो ट्यूब है और ये थोड़ा सा बिगर डायमीटर का ट्यूब है। यहाँ पर जो है मान लीजिए आपके पास ये पिस्टन है, और यहाँ भी आपके पास एक पिस्टन है, ठीक है। और यहाँ कोई एक लिक्विड भरा हुआ है दोनों ही तरफ। अब हमारा ये कहना है कि भाई हमने यहां से क्या लगाया, एक फोर्स लगाया F1, और ये एरिया था A1। अब ये फोर्स किसी भी एक ऑब्जेक्ट की वजह से हो सकता है, वो एक हैवी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसका वेट हो सकता है ये, या जनरली आप इधर से फोर्स लगा रहे हो। ऐसे ही यहां से मैंने फोर्स लगाया F2, और ये है अपने पास कितना A2। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इस पॉइंट पे अगर मैं यहां से प्रेशर लिखूंगा, प्रेशर यहां का प्रेशर अगर मैं कह देता हूं मान लीजिए P2, या चलिए P2 ही कह देते हैं, और यहां का प्रेशर मैं कहता हूं P1। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस पिस्टन को बैलेंस किया हुआ है नीचे से लगने वाले प्रेशर की वजह से फोर्स, और ऊपर से लगने वाले फोर्स ने। पिस्टन को जो है हम मासलेस लेके चल रहे हैं। पिस्टन यदि हमारा मासलेस है तो ऊपर से क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक तो लग रहा है PATM इंटू A2, और हमारे पास लग रहा है F2, और साथ ही साथ हमने लगा दिया है यहां से एक फोर्स P2 इंटू A, सॉरी लिक्विड ने लगा दिया एक फोर्स P2 इंटू A। तो ये जो पिस्टन है इसके ऊपर अगर मैं तुमसे पूछूंगी यार कितने फोर्स लग रहे हैं, तो तुम कहोगे सर लिक्विड जो है वो नीचे से फोर्स लगाएगा, एक फोर्स हम लगा रहे हैं, और एक एटमॉस्फेयर की वजह से कुछ इतना फोर्स आएगा प्रेशर की वजह से। और ये इक्विलिब्रियम में है, तो कहानी से अपने को ये पता लगता है कि प्रेशर जो आ जा रहा है 2 पॉइंट पर, वो आ जा रहा है F2/A+PTM, PATM सॉरी। और इसी प्रकार अगर इस पिस्टन की बात की जाए, तो इस पिस्टन पे क्या हो रहा है? इस पिस्टन पे यदि आप देखोगे तो आप कहोगे कि सर ऊपर से फोर्स लग रहा है F1, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रहा है PATM इंटू A1, प्रेशर इंटू एरिया, और नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है P1A1। और सर जी यहां से जो P1 निकलेगा वो निकल जाएगा F1/A1 प्लस P। यहां से ये P1 और ये P2 की वैल्यू निकल गई। अब यदि ये सेम लेवल पे है जैसा कि यहां पर है, सेम लेवल पे होने की वजह से आप जानते हो कि इस पॉइंट का प्रेशर लिक्विड में और इस पॉइंट का प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप P2 से जाते हो नीचे तो आप लिखोगे प्लस ρgH, इधर जाते हो तो आप कुछ नहीं करोगे, और ऊपर जाते हो तो आप लिखोगे माइनस ρgH। फिर भी एक बार को मैं बता देता हूं कि P2 से मान लो आप चलते हैं नीचे तो आप लिखेंगे प्लस ρgH, हॉरिजॉन्टली जाने पर आप कुछ नहीं करेंगे, वर्टिकली ऊपर जाने पर आप लिखेंगे माइनस का ρgH, और आप पहुंच जाएंगे P1 के पास।
मतलब एक ही लिक्विड में मैंने कल भी बताया था कि अगर आप नीचे जाके ऊपर जाते हैं तो प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, तो आप सीधे लिख सकते हैं कि बिकॉज दे आर ऑन द सेम लेवल दैट्स व्हाई P1 इज इक्वल्स टू P2। अब P1 और P2 अगर दोनों सेम है तो उनकी वैल्यू उठा उठा के पटक देते हैं। यहां से अपने पास आ रहा है कि भाई F2 बाई A2 प्लस PATM इज इक्वल्स टू F1 बाई A1 प्लस PATM। यहां से अगर आप देखेंगे तो आपके पास PATM से PATM जो है वो कट गया, और यहां से एक बड़ा ही प्यारा रिजल्ट आपको निकलते हुए दिख रहा है, जो आपको ये कह रहा है कि भाई F2 जो आएगा वो आ जाएगा F1 इंटू A2 बाय A1। अब यहां जैसा कि दिया गया है कि A2 छोटा है A1 से, ठीक है, सिंस A2 is less than A1 therefore F2 is greater than F1। मतलब ये हुआ कि एक बड़े फोर्स को आप बड़े ही आसानी से एक छोटे से फोर्स के साथ बैलेंस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये जो एरिया है A1 इसको मैं रख देता हूं कुछ 1 मीटर स्क्वायर, और वो जो एरिया है A2 उसे मैं रख देता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्लियर? और इस केस के लिए मान लीजिए आपके पास जो F1 था उसकी वैल्यू आ जा रही है कुछ वो 100 केजी की वजह से 1000 न्यूटन। 100 केजी का एक बॉक्स हमने यहां रखा हुआ है। बड़े आसानी से आप यहां से सीख जाओगे। वो जो 100 केजी का बॉक्स है F1 की वैल्यू आपको कितनी फील होगी? F1 की वैल्यू, क्योंकि A1 बाई A2 आपके पास है इतना सॉरी A2 बाई A1 आपके पास कुछ इतना आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि इट इज ओनली 0.1 न्यूटन। 0.1 न्यूटन का मतलब समझते हैं आप? 0.1 न्यूटन का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ 0.01 केजी। मतलब 100 केजी की एक ऑब्जेक्ट को 0.01 केजी सिर्फ बैलेंस कर देगा, मतलब 10 ग्राम, है ना, सॉरी हाँ। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मात्र 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट जो है 100 केजी के ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर देगा। तो इस तरीके से बड़ा आसान हो जाता है चीजों को लिफ्ट करना। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पे ये सेम लेवल पे, इसलिए मैंने प्रेशर सेम कहा। अगर इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस होता, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। मान लीजिए यहां पे प्रेशर P1 होता, तो P1 और P2 में फिर आप मतलब ये पिस्टन थोड़ा सा ऊपर होता, मान लीजिए अगर ये ऊपर होता, आपको ये समझना होगा कि फिर यहां के और यहां के प्रेशर में डिफरेंस होता, ये वाला प्रेशर और कम होता, फिर P1 से भी कम होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से, सॉरी उल्टा बोल गया, ये वाला जो प्रेशर है अगर ये P1 और ये, तो यहां अगर मेंटेन किया हुआ है आपने तो P2 P1 से ज्यादा होता, P1 थोड़ा सा कम होता। ध्यान ये रखिएगा यहां मैंने P1 P2 को सिर्फ इसलिए सेम किया है क्योंकि लेवल सेम था, है ना। अगर किसी सवाल में लेवल सेम नहीं आता है तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करने जाएंगे और चर्चा करने जाएंगे किस बारे में? अब हम बात करने जाएंगे एक्सेलरेटेड कंटेनर्स के बारे में, ठीक है। और यहां से अभी हम देखेंगे कि अगर कंटेनर एक्सेलरेट करता है तो क्या होगा प्रेशर वेरिएशन पे। तो विथ डेप्थ हम यहां पे वेरिएशन देखना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो बहुत ही आसान से शब्दों में मैंने कहा यार ये कंटेनर था, तुमने कहा ठीक है साहब, तुमने कहा ठीक है भैया कंटेनर है, हमने मान लिया। मैंने कहा इसमें भरा है पानी या कोई लिक्विड, तुमने बोला ओके, नो इशू भैया जी, सर जी कोई इशू नहीं, पानी भी भर दिया, लो साहब। अब मैंने कहा यार थोड़ा सा ऐसा सोच के चलो कि अगर ये कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है तो सीधे से साफ से शब्दों में आप यहां पे कह सकते हो कि भाई यहां पर कंटेनर क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है तो लिक्विड भी उसके साथ एक्सेलरेट कर रहा होगा। और सेम कहानी जो हमने कल देखी थी कि एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम अगर कंसीडर किया जाए दो पॉइंट्स के बीच में, अगेन मैं वही सेम कॉन्सेप्ट वापस यूज करने वाला हूं, बस इस बार वो सिलेंडर इक्विलिब्रियम में था पहले, अब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। तरीका तो वही रहेगा कि प्रेशर जो रहेगा उसकी वजह से फोर्स इतना, नीचे से धक्का इसको इतना मिलेगा, mg जो है आपको आप लिख ही देंगे कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सिलेंड्रिकल वॉल्यूम कंसीडर किया, याद आ रहा है ना, पानी के अंदर का इतना इतना वॉल्यूम कंसीडर कर रहे हो, ये कोई अलग से ऑब्जेक्ट नहीं डाला है यहां पर,
पानी के अंदर इतना वॉल्यूम हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मास आ जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 2g m इंटू जी, और इसका एक्सेलरेशन जो है वो है ऊपर की तरफ। तो हम जानते हैं यार एनएलएम हमें कहता है कि भैया नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपने कहा नेट फोर्स, मैंने कहा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कौन सी है, तुमने कहा सर ऊपर है। तो मैंने कहा ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो अपना पीबीए जो है वो ऊपर लग रहा है, बाकी ये एफजी और ये दोनों फोर्स ये और ये नीचे है। हम बोलेंगे कि भाई पीबीए माइनस पीएए और माइनस का रो ए जी एच, ये हो गया अपना नेट फोर्स, और दिस इज इक्वल्स टू मास जो कि है अपना रो ए एच इंटू एक्सेलरेशन। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो भाई, ठीक है। और जैसे ही तुम यहां पे देखोगे तो तुम एक बहुत ही अगेन प्यारा सा रिजल्ट पाओगे, जो अगेन बहुत ही अंडरस्टेबल रिजल्ट है। मतलब अंडरस्टेबल तो पता नहीं कैसा शब्द बोल दिया मैंने इंग्लिश में, है ना, इंग्लिश की रोज जैसी की तीन जैसी करता हूं मैं। लेकिन यहां पर आप ये समझ गए होंगे कि ये काफी लॉजिकल बात है जो समझ में भी आ रही है इस रिजल्ट को देख के। क्या ऐसा लग रहा है कि यार रो जी एच हुआ करता था, बस रो जी की जगह इस बार जी प्लस ए आ गया है। बिल्कुल सही बात, रो जी की जगह जी प्लस ए आ गया है। क्या मैं ये ना कह दूं कि यहां पर यार ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ग्रेविटी में चेंज आ गया हो, ग्रेविटी अब जो है जी ना हो करके जी प्लस ए हो गई है। तो हम बोलेंगे कि वैसे तो ग्रेविटी जी रहती है, लेकिन इफेक्टिव ग्रेविटी जो है हमको कुछ अलग लग रही है। इफेक्टिव मतलब महसूस कुछ और हो रहा है, ग्रेविटी की जगह जी प्लस ए आ रहा है, तो इसको बोलेंगे इफेक्टिव ग्रेविटी। क्यों आया ये? क्योंकि भाई साहब ये कंटेनर एक्सेलरेटेड था। तो किसी ने कहा यार अगर मैं कंटेनर पे बैठ जाऊं तो अब कंटेनर एक्सेलरेटेड नहीं है, सही बात, लेकिन अगर आप कंटेनर पे बैठ जाओगे तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा नीचे की ओर। तो आपको यहां समझना होगा कि यहां इफेक्टिव ग्रेविटी जो है इस ऊपर वाले एक्सेलरेशन की वजह से बढ़ जाएगी जी प्लस ए बिकॉज ऑफ स्यूडो फोर्स। और यह बताना भी बड़ा सिंपल है यहां पर कि अगर कंटेनर नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा तो ये जी माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि इस बार ए जो है नीचे की तरफ होने से स्यूडो ऊपर लगेगा, तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस ए होगी। और जी हां, आप एकदम सही सोच रहे हैं, अगर जी इफेक्टिव आपका एक्सेलरेशन अगर ये फ्री फॉल करता है, फ्री फॉल अगर ये करता है तो एक्सेलरेशन जी होगा और जी इफेक्टिव आपका 0 हो जाए। तो मैंने यहां पे ये केस के साथ साथ जब वो नीचे की ओर मूव करेगा वो केस को भी समझा दिया है। फिर भी हम यहां एक बार देख लेते हैं कि जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि अगर ये कंटेनर ऐसे नीचे की ओर जा रहा होगा तो बस ध्यान आपको ये रखना है कि पी ए और पीबी में जो रिलेशन आएगा कि भाई पीबी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी माइनस ए इंटू एच आ जाएगा। मतलब कहने का यह है कि जी इफेक्टिव जो है वो आपका जी माइनस ए हो जाएगा। और बिल्कुल आप एकदम सही सोच रहे हैं कि अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है अभी कि सर अगर ए की वैल्यू जी के इक्वल हो गई तो क्या जी इफेक्टिव 0 नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और सर ऐसा होने से जो है पी ए और पीबी में प्रेशर डिफरेंस जो है वो खत्म हो चुका होगा और अब प्रेशर हर जगह सेम हो जाएगा। जी हाँ, तो अगर फ्री फॉलिंग कंटेनर है, कोई कंटेनर फ्रीली फॉल कर रहा है तो वहां पर प्रेशर में कोई वेरिएशन नहीं होगा, हर जगह प्रेशर जो आएगा वो आएगा सेम। तो यहां तक मेरे हिसाब से मुद्दा आपका एकदम क्लियर है। तो अभी हम बढ़ते हैं अगले पड़ाव की ओर, जो हमें बताता है कि अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ना हो और एक्स डायरेक्शन में हो एक्सेलरेशन तो क्या होगा। तो अगेन सेम घिसी पिटी चीज है। अब आप डायरेक्ट वही कंसेप्ट से बात कर सकते हो जिस कंसेप्ट से हमने यहां पे बात करी इफेक्टिव ग्रेविटी के कंसेप्ट से। मैं दोनों ही चीजें बता दूंगा यार, है ना, नहीं तुम फालतू कंफ्यूज हो गए कि सर ये नहीं समझ आया वो समझ आया। मैंने कहा दोनों ही बता देते हैं तो दोनों ही बातें क्लियर हो जाएंगी कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एकदम ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, मेरा मकसद यह है कि ए और बी के बीच में प्रेशर डिफरेंस अगर है इस केस में तो वो निकाला जाए। हालांकि अगर इसको एक्सेलरेट करवाते हैं तो ये कंटेनर का जो ये लिक्विड का जो लेवल है इसका शेप थोड़ा सा बदल जाता है, वो कुछ ऐसा हो जाता है, लेकिन उसकी बात अभी मैं नहीं करूंगा। तो ध्यान से सुने क्या हो रहा है यहां। हमने कहा कि यार ये ए और बी दो पॉइंट्स लिए और इनके बीच की सेपरेशन मैंने ली कुछ एक्स। अगेन कहानी तो हमें वही कहेगी कि यार इतना सिलेंड्रिकल वॉल्यूम आप कंसीडर कर लीजिए। मैंने कहा यार कर लिया। तो तुम बोलोगे सर यहां से जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? वो आ जाएगा पी ए इंटू ए। और यहां से कितना फोर्स लगेगा? सर जी यहां से लगेगा पीबी इंटू ए। और मैंने कहा यार एमजी वेमजी बोले यार उनसे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें मतलबी इंसान
एक्स डायरेक्शन के फोर्सेस का ही हमको लेना देना है। अब क्योंकि ये कंटेनर एक्स डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ए है, तो इस सिलेंडर का या इस लिक्विड का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। और किस डायरेक्शन में? बिल्कुल आपने एकदम सही सोचा कि वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो आपको दिख रहा है कि मात्र यहां पे दो फोर्स हैं और इन दो फोर्स के कारण जो है इस सिलेंडर का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। और हम यहां पे क्या कहेंगे कि नेट फोर्स दैट इज द पी ए इंटू ए। दो फोर्स है, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया इसलिए ये फोर्स पॉजिटिव, और ये उस डायरेक्शन में है इसलिए नेगेटिव। तो दिस इज नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सिलेंडर, जो कि आ जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एंड एरिया इंटू लेंथ दैट इज वॉल्यूम। सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन। और बड़े ही आसानी से आप वापस एक निष्कर्ष पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं, और ये निष्कर्ष आपको जिस चीज पे पहुंचा रहा है वो है ये रिजल्ट। और ये रिजल्ट आपको कह रहा है कि देखो यार, प्रेशर वेरिएशन यहां पर भी हो। अब अगर इस चीज को थोड़ा सा आप गौर करें और समझने की कोशिश करें तो आप बड़ी आसानी से फिर इस बात को समझ जाएंगे क्या कि यार, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है तो क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि इफेक्टिव ग्रेविटी इस डायरेक्शन में भी आ गई, क्योंकि स्यूडो जो है वो अब ऐसा लगेगा। तो बेसिकली यू कैन से दैट इफेक्टिव ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन इज ए, और इफेक्टिव ग्रेविटी इन दिस डायरेक्शन, यहां पर तो कोई चेंज आया नहीं है, ये तो आपकी जी ही रहेगी। तो इफेक्टिव ग्रेविटी वाई डायरेक्शन में जी है और इस डायरेक्शन में कितनी है? ए। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं यहां पर कि मुझे बताओ कि यार किस डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर में बढ़ोतरी होनी चाहिए, तो आपको ये साफ साफ दिखा रहा है वो रिजल्ट कि मैं बी से ए की तरफ गया तो प्रेशर बढ़ा, जो कि डायरेक्शन है अलोंग द इफेक्टिव ग्रेविटी। तो जिस तरीके से जब वाई डायरेक्शन में इफेक्टिव ग्रेविटी थी तो उसके डायरेक्शन में जाने पर प्रेशर बढ़ता था, तो यहां पर ऐसे जाने पर भी प्रेशर बढ़ेगा। सर ऐसे जाने पर भी क्यों कह रहे हो? क्योंकि यार नीचे जाने पे भी बढ़ेगा और ऐसे जाने पे भी बढ़ेगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वो पॉइंट ढूंढ के बताइए यहां जो सबसे ज्यादा प्रेशर फील कर रहा होगा, तो मान लो मैंने कोई भी पॉइंट उठाया, तो आप इफेक्टिव ग्रेविटी के अलोंग जाओ, ये वो पॉइंट होगा जो सबसे ज्यादा प्रेशर फील कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे जाओगे तब भी प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, इधर जाओगे तो भी प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है। तो ये कॉर्नर इज एट द हाईएस्ट प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो यहां से ये रिजल्ट आप कह सकते हो कि इफेक्टिव ग्रेविटी ही है ये आपकी कौन से डायरेक्शन वाली? एक्स डायरेक्शन वाली। इतनी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही सिंपल से शब्दों में हमने इस बात को समझा, लेकिन ये बात जो है वो यहीं पे खत्म नहीं होती। बात में हम आगे एक और चीज ऐड करेंगे, जो कि है इसके सरफेस के बारे में हम बात करेंगे कि उसका शेप आखिरकार होगा तो कैसा होगा। थोड़ा सा अगर आप सोचने की कोशिश करोगे, है ना, तो आप अपने आप थोड़ा सा ये रिलेट कर पाओगे कि जैसे ही कंटेनर को आप इधर की तरफ एक्सेलरेट करवाते हो, जैसे ही आप कंटेनर को मान लीजिए आपने राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाया, राइट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करवाने की वजह से द शेप ऑफ द लिक्विड विल लुक्स लाइक दिस। थोड़ा ऐसा शेप हो जाएगा, लिक्विड इधर से उठ जाएगा इधर से बैठ जाएगा, है ना। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं हम तो नहीं सोच पाए ऐसा होगा, है ना, हम तो नहीं सोच पाए। तो ऐसा सोचो कि एक बीकर भरा है, उसको खींचो, पानी इधर से छलकेगा, इधर से नहीं छलकेगा, पहले इधर से उठेगा, फिर ऑस्सिलेशन की वजह से वापस इधर भी उठेगा। लेकिन अगर आप एक्सेलरेट ही कर रहे हो तो पानी यहां से छलक भी सकता है अगर ज्यादा हाइट उठ जाए तो। ठीक है सर, कई लोग कर पाए कई लोग नहीं कर पाए, लेकिन फिजिक्स समझाओ इसके पीछे की क्या हो रहा है। फिजिक्स समझना अगेन बहुत आसान है। आपको ये तो पता ही है कि प्रेशर किस तरीके से वैरी कर रहा होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि किसी एक पॉइंट को उठा लेते हैं हम यहां से। बोले ठीक है सर, ये पॉइंट उठा लिया हमने। मैंने कहा अब अगर ये पॉइंट आपने उठा लिया है, ऐसा करिए कि किसी एक पॉइंट से, इसको मैंने नाम दिया ए से मैं नीचे आता हूं इस पॉइंट पर, और ऐसे ही एक नाम दिया मैंने इधर बी से भी इधर आता हूं इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को नाम दिया मैंने, या पी पॉइंट को नाम देता हूं पी पॉइंट, पी फॉर पॉइंट। ठीक है, तो यहां इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूंगा, आपको यह समझना होगा पहली चीज, इफ दिस इज एक्स एंड इफ दिस इज वाई, okay, and if this angle is theta,
तो आप ये जानते हो कि P पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, यार इसको C ही लिख देते हैं ना, नहीं वो PP अजीब सा लगेगा, ठीक है, तो C ही लिख देते। आप अगर A से C जाते हो तो आप बड़ी आसानी से बोलेंगे कि सर जी प्रेशर एट पॉइंट C इज PA प्लस रो GY। और ऐसे ही अगर आप B से C पे जाते हो तो हम कहेंगे कि प्रेशर एट C इज PB प्लस रो AX। अब तुम बोलोगे सर ये PB और PA ये तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, मैंने कहा हाँ है, तो बोले सर यहां का प्रेशर तो PATM होगा, मैंने कहा बिल्कुल होगा, नो डाउट। तो यार सर इधर लिख दो फिर, मैंने कहा लिख देते हैं। मैंने कहा ये कितना है PATM, तुमने कहा हमें कोई तकलीफ नहीं है इस चीज में। अब जरा मुझे यहां पे बताओ, क्या मैंने दोनों ही तरीकों में PC का प्रेशर नहीं निकाला है? तुम बोलोगे हाँ। अब प्रेशर एक ही पॉइंट का है तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तुम बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो होनी ही चाहिए। मैंने कहा तो बस कर दो, बात बड़ी हो या छोटी, अच्छी हो तो कर लेनी चाहिए। तो यहां से हमको क्या दिख रहा है कि PATM प्लस रो GY इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो AX। जो जो कट रहा है काट दो, है ना। और अब यहां से आपको समझ में आ रही होगी बात कि कट कुटाने के बाद रो से रो भी कट जाएगा, तो y बाय x की जो वैल्यू आ रही है ना वो A बाय G आ रही है। और ये y बाय x कितना आ रहा है, ये आ जा रहा है आपके पास tan थीटा, और आपका जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ जा रहा है g tan थीटा। g tan थीटा एक ऐसा रिजल्ट है जो आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब आप NLM पढ़े होंगे तो एक सवाल आता है कि भाई एक ट्रायंगुलर वेज पे एक ब्लॉक है, कितना एक्सेलरेट करवाएं इसे कि ये ब्लॉक स्लिप होके नीचे ना गिरे स्मूथ सरफेस पे, तो उसका आंसर भी जी tan थीटा आता है। तो इसलिए ये रिजल्ट याद भी रह जाता है बच्चों को, और मैं भी कहूंगा तुम भी ये याद रख ही लो। A is equals to G tan theta, and you can also call this thing as y by x, and you can also call this thing as dy by dx. Tan theta means slope of this curve. आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं यहां से ये इतना तो तुम समझ चुके होंगे। बाकी मैं इसको मॉड बोल देता हूं क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव का साइन में मैं उलझना नहीं चाहता भाई, ठीक है, और ना मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम उलझो। क्लियर? तो ये अपने पास जी tan थीटा वाली कहानी आ गई। अब जी tan थीटा वाली कहानी तो हमने निकाल ली, लेकिन अभी भी एक दुविधा ये है कि यार ये शेप जो ऐसा आ रहा है तो क्या इसमें कुछ और, दुविधा तो नहीं लेकिन शेप के बारे में अगर हम कुछ बात कर पाए, यार पहले तो शेप ऐसा था अब शेप ऐसा हो गया, तो थोड़ी सी बात करते हैं। और जब थोड़ी सी आप और बात करेंगे तो आप देखें किस नतीजे पर पहुंचेंगे। आप ये जानते हो कि जब कंटेनर एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था तो उसका जो सरफेस रहता था वो हॉरिजॉन्टल रहता था, और एक तरीके से हॉरिजॉन्टली प्रेशर में वेरिएशन भी नहीं आता था, है ना। मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी आपकी वर्टिकल थी तो सरफेस हॉरिजॉन्टल थी। इस बार आपकी सरफेस हॉरिजॉन्टल ना होकर के कुछ इंक्लाइंड है, तो वहां से थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाएं तो अपने को ऐसा लगना चाहिए कि यहां शायद इफेक्टिव ग्रेविटी इसके परपेंडिकुलर आ रही होगी। जैसे वहां हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर इफेक्टिव ग्रेविटी थी, तो यहां इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर इफेक्टिव ग्रेविटी शायद होनी चाहिए। आइए निकालते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये जो डायरेक्शन की बात की जा रही है, कौन सा डायरेक्शन, ऐसा कोई एरा गैरा डायरेक्शन नहीं, वो डायरेक्शन जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो आप बड़े ही आसानी से ये समझ पाएंगे कि एक्चुअली माजरा है क्या, कि भाई साहब ये सॉरी एक इफेक्टिव ग्रेविटी है जी डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में है जी और एक्स डायरेक्शन में है ए। तो रिजल्टेंट जो बनेगा जी और ए का वो मेरे हिसाब से यहां बनना चाहिए। अब चेक कर लेते बनता है कि नहीं। मैंने कहा यार ये अपना जो है ना नेट जी इफेक्टिव है। हालांकि ये जी इफेक्टिव निकालने में कोई तकलीफ आपको महसूस नहीं होनी चाहिए, ये आ जाएगा सीधे सीधे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी।
और यदि ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल आपका थीटा आना चाहिए। तो क्या आ रहा है क्या ये एंगल थीटा? जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। देखो tan थीटा आपका a बाई जी आ जाएगा। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि tan थीटा की वैल्यू a बाई जी है। यहां पर भी ये एंगल का tan आ रहा है a बाई जी, मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। और दो लाइंस के बीच में जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच में होता है। इसका मतलब दिस येलो लाइन इज परपेंडिकुलर टू द ग्रीन वन। ये बात आपको यहां पे समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इतनी बात क्लियर होगी, यहां तक कोई भी तकलीफ नहीं होगी। तो इसीलिए क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी ऐसी है तो उसके परपेंडिकुलर जो रहेगा, तो ध्यान रखें इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रेशर की हिम्मत नहीं होती चेंज होने की, वो चुपचाप कांस्टेंट पड़ा रहता है। क्लियर है ये बात? यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पे प्रेशर सेम है। इवन इफ यू विल ड्रॉ द सर्फेसेस लाइक दिस, नॉट द सर्फेसेस, प्लेन्स लाइक दिस, इन प्लेन्स पे प्रेशर सेम है। यहां ऑब्वियसली यहां से यहां जाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा, यहां से यहां जाऊंगा प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन ऐसे मूव करने पर इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर मूव करने पर देयर विल बी नो चेंज इन प्रेशर। तो ये आप ध्यान रखें। यहां ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो है क्या कि दी इफेक्टिव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लिक्विड सरफेस। लिक्विड की सरफेस से परपेंडिकुलर होगी ऐसे केसेस में। ठीक है साहब? तो आइए एक सवाल की ओर बढ़ते हैं और इस सवाल के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सवाल आपको कहा गया फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन फॉर विच वाटर डज नॉट स्पिल्स आउट फ्रॉम द कंटेनर। भाई पानी जो है वो बाहर ना आ पाए तो आपको बताना है कि कम से कम कितना एक्सेलरेशन रखें। थोड़ी सी बात करें अगर हम तो आपको ये साफ समझ में आ रहा होगा a इज इक्वल्स टू जी टैन थीटा। जितना आप a को बढ़ाएंगे उतना ही थीटा बढ़ेगा, और थीटा अगर बढ़ेगा तो ये उतना ही ऊंचा उठेगा, और ऊंचा अगर उठेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बाहर निकलना चाहेगा। वीडियो को पॉज करके रिजल्ट बताएं मुझे। और मैं जानता हूं आपको लग रहा होगा ये तो एकदम लल्लू सवाल है, जो है, लेकिन आप इस लल्लू सवाल में एक लल्लूपंती करोगे। बिल्कुल लल्लू सवाल में भी कई बार हमसे लल्लूपंती हो जाती, क्योंकि हम है ना हल्के में ले जाते हैं। और मैं ऐसा नहीं कह रहा, तुम ऐसा मेरे से भी होती है कई बार मिस्टेक। तो हमेशा अपने को जो है ना चौकन्ना रहना है, ये ध्यान रखना। बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ, कंसंट्रेशन को हाई रखते हुए चीजों को समझना है ना। तो ये सवाल एकदम लल्लू है, लेकिन इसमें बहुत सारे मतलब लगभग ये मान के चलो कि 50 से 60% बच्चा पहली बार करता है। जिसको ये सवाल आता है उसमें से 50 से 60% बच्चा वो लल्लूपंती कर जाता है, और कई बार तो 70-80% बच्चा। खैर, तो यहां पर आपसे पूछा गया है कि भैया ए कितना होगा जैसे कि पानी बाहर ना आ पाए। तो उम्मीद करता हूं आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो यहां पे कहानी आपको ये कहेगी कि भैया देखो, आप एक्सेलरेट करोगे तो ये पानी उठेगा, और पानी उठेगा तो लिमिटिंग केस कुछ ऐसा बनेगा। ये टोटल हाइट है h, ये है आपका h/4। तो ये h/4 ऊपर जाएगा तो लोग भूल क्या जाते हैं पता है? वो ये भूल जाते हैं कि वो इधर से भी नीचे जाएगा। उनको लगता है अच्छा सा, वो सरफेस बना देते हैं ऐसी। भैया एक्स्ट्रा पानी कहां से आ गया? सरफेस ऐसी बना देते हैं। ऐसी नहीं बनेगी, ये इधर से ऊपर उठेगा तो ये वाली नीचे झुकेगी, सरफेस ऐसी बनेगी। ये है वो लल्लूपंती जो लोग करते हैं। ये h/4 अगर ये ऊपर उठेगा तो ये h/4 नीचे जाएगा, तो ये टोटल इज व्हाट h/2। अब ये मत कहना सर ये h/2 है तो ये h/2 कैसे हो गया? तो डायग्राम में बनाने में इतना थोड़ी ना प्रीसाइजली बनाया जाता है ना। तो ये h/2 है, कैसे? ये h/4, ये भी h/4, जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे आएगा, तो यहां से ये h/2। तो देखो मैं हूं ना एकदम कैसे भाई, ये लेंथ भी देनी चाहिए थी मुझे। क्वेश्चन में पूरा देखता नहीं और तुम्हें सॉल्व करने को कह देता हूं। चलिए कोई बात नहीं है, तो ये लेंथ भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से हम क्या कहेंगे, जब ये कंडीशन बन रही होगी तो tan थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका h/2 और बेस है आपका l, h/2l, एंड दिस tan थीटा इज एक्चुअली इक्वल्स टू a/g। a आपका कितना आ जाएगा? g h/2l। बहुत से बच्चों ने ये आंसर निकाल लिया होगा g h/4l। वैसे मैंने l दिया नहीं, लेकिन तुमने कुछ मान के निकाल लिया होगा, तुमको पता लग गया होगा कि सर ये तो देना जरूरी है। इस तरीके से यहां पर जो है ये काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अगले पड़ाव की और अगला सवाल।
ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इतना भी अच्छा नहीं है। चलो पहले इससे पहले ये निपटाते है ना। ये सवाल आपको क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि यू ट्यूब ऑफ बेस लेंथ एल, भगवान की कृपा से इस बार आपको दे रखी है वैल्यू, फिल्ड विथ सेम वॉल्यूम ऑफ टू लिक्विड, सेम वॉल्यूम है, पीला और धोड़ा, है ना, मतलब सफेद, मारवाड़ी में धोड़ा बोलते हैं सफेद। तो क्या बोल रहे थे हम? पीला, हाँ, मतलब एक ये लिक्विड और एक ये लिक्विड एंड हैविंग डेंसिटी रो एंड टू रो। अब तुम्हारा सीधा सवाल ये होगा कि सर टू रो कौन है और रो कौन है? वो नहीं बता रखा है इसमें सा। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एज शोन इन द फिगर, तो इधर ये ऐसा जा रहा है। और साथ ही साथ कह रहा है इफ द हाइट डिफरेंस बिटवीन द टू सरफेसेस बिकम्स जीरो, दोनों तरफ हाइट सेम है। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर डेंसिटी, हमने कल सवाल किया था, अगर डेंसिटी अलग अलग है तो भारी डेंसिटी वाला कम हाइट पे होगा, हल्की डेंसिटी वाला ज्यादा हाइट पे होगा, जिससे कि यहां बॉटम पे प्रेशर सेम मेंटेन रह सके या वेट सेम मेंटेन रह सके। लेकिन यहां पे ऐसा हो रहा है किसकी बदौलत? इसकी बदौलत। तो हमें पहली चीज तो ये बतानी होगी भाई, एक मिनट, हाइट इज गिवन, अच्छा ये हाइट ही निकालनी है अपनी। ए से इसको एक्सेलरेट करवा रहे तो ये हाइट कितनी होगी ये आपको पूछ रहा है, सच्ची में ये पूछ रहा है कि देन द हाइट h इज गिवन बाय, तो हाइट अपने से पूछ रहा है, ठीक है साहब, तो हाइट निकाल। सबसे पहली चीज आप क्या करें, आप बस ये ध्यान रखें, अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होता तो नो डाउट भारी वाला लिक्विड नीचे होता और हल्का वाला लिक्विड ऊपर होता, और इफेक्टिव ग्रेविटी आने की वजह से, इफेक्टिव ग्रेविटी आने की वजह से आप थोड़ा सा और, चलो मैं थोड़ा सा और ढंग से समझाता हूं। मुझे ये बताओ, अगर यहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी है इस डायरेक्शन में, यहां से यहां जब मैं जाऊंगा तो प्रेशर कहां ज्यादा होना चाहिए? सॉरी भाई, तो प्रेशर कहां ज्यादा होना चाहिए? प्रेशर होना चाहिए इस पॉइंट पे, क्या इस पॉइंट पे ज्यादा? इस पॉइंट पे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिव ग्रेविटी के अलॉन्ग जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां का प्रेशर होना चाहिए ज्यादा। लेकिन अब ये प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर कम है, तो हाइट तो दोनों की सेम है, तो ऊपर प्रेशर अगर देखोगे ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है और ये भी ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां भी PATM, यहां भी PATM। यहां से सेम हाइट आप आए तो प्रेशर ज्यादा मिल रहा है आपको, यहां से आप सेम हाइट नीचे आए तो प्रेशर उतना ज्यादा नहीं मिल रहा है जितना यहां। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यही आपके पास टू रो होगा। ये डायरेक्टली भी फील आ जाता है यार कि सिंपल सी बात है, अगर उधर एक्सेलरेट करेगा तो उस ट्यूडो की वजह से वो नीचे बैठेगा और ये ऊपर चढ़ेगा, कि फोर्स ट्यूडो ऐसा लग रहा है तो इसको इधर धक्का देगा। मतलब कि अगर ये इक्विलिब्रियम में होता, एक्सेलरेट नहीं कर रहा होता, तो ये नीचे होता और ये ऊपर होता। स्यूडो ऐसा करके इसको ऊपर चढ़ा रहा है, उसको नीचे बैठा रहा है, ऐसे हम निकाल लेंगे। बाकी इसमें अब कुछ नहीं बचा, इस पॉइंट से शुरुआत करो और उस पॉइंट तक पहुंच जाओ, बात खत्म हो जाएगी। कैसे? हम शुरू हुए PATM से, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, नीचे उतरे तो हमने लिखा 2 रो GH। जब हम वहां गए तो इक्वल वॉल्यूम है इसलिए ये L/2 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हो, आप लिखोगे माइनस। सर ये कैसे लिख रहे हो आप? अरे सेम ही तो है, आपने देखा ना, इफेक्टिव ग्रेविटी इधर आ रही है तो इधर जाने पर प्रेशर बढ़ रहा था, रो GX रो AX, याद हो? नहीं आ रहा याद? अभी अभी देखा था थोड़ी देर पहले, PATM प्लस रो AX, ए क्या है? G इफेक्टिव। इधर जाने पर बढ़ रहा था तो इधर जाने पर कम होगा, है कि नहीं? तो यहां से जब आप नीचे आएंगे तो प्रेशर आपका प्लस, और जैसे ही आप उधर गए तो माइनस। कितना माइनस? 2 रो AL/2। फिर उस लिक्विड में माइनस, तो उसकी डेंसिटी रो है तो रो AL/2। फिर ऊपर जा रहे हो तो वापस से माइनस, रो GH, और कहां पहुंच गए? वापस से PATM पे पहुंच गए। तो नीचे उतर के इधर चल के इधर चल के PATM पे वापस पहुंच गए। जो कट रहा है काट दो भाई, तो PATM से PATM चले जाएगा और फिर जो चीज बचेगी तो 2 रो GH और ये माइनस का रो GH, तो ये आ गया आपका कितना? रो GH। हालांकि आप रो को उड़ा सकते हो, लेकिन चलो लिख लेते हैं। और यहां से ये जो चीज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 3 और रो AL/2। अब जो कट रहा है वो और काट दे, जिससे कि रो से रो कट गया।
ठीक है, और यहां से आपके पास जो H आ जाएगा वो आ जाएगा 3L/2 इंटू A/G। ये जो है आपके पास आएगी H की वैल्यू। एकदम सिंपल से शब्दों में रिजल्ट आपके सामने। मैं कल से और कुछ कर ही नहीं रहा, बस मैं प्लस माइनस कर रहा हूं, नीचे जा रहा हूं तो प्लस और ऊपर जा रहा हूं तो माइनस। आज हमने एक और नई चीज सीखी कि एक्स डायरेक्शन में मूव करने पर क्या होगा। ठीक है, चलिए एक और सवाल को देखते हैं। अब कभी आपने देखा होगा कि पानी जो है उसको आपने साथ बाल्टी में हाथ डाल के ऐसे घुमाया होगा तो कटोरा सा बन जाता है ना, बचपन में बहुत किया होगा। बोले सर हमारा तो अभी भी बचपन चल रहा है। हाँ तो किया ही होगा। यहां पर ये शेप जो बन जाएगा तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इफ द कंटेनर इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, कंटेनर को भी रोटेट कर दिया तो लिक्विड भी रोटेट हो रहा है ऐसा मान लीजिए, लिक्विड रोटेट हो रहा है ऐसा मान लीजिए, कंटेनर नहीं तो आप मान लीजिए आपका लिक्विड रोटेट हो रहा है। तो लिक्विड यदि रोटेट हो रहा है, इसका रेडियस है r, तो आपसे पूछा ये हाइट कितनी होगी, कितना डिफरेंस आएगा इसमें और इसमें। बड़े ही आसान से शब्दों में आप इसको अगेन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो ऐसे कि आपने यहां से कहा कि भाई देखो ये वाला पॉइंट, मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है ये वाला पॉइंट, मैंने कहा यार इसको मैं मान लेता हूं ओरिजिन। तो बोला ठीक है सर ओरिजिन मान लेते हैं, अब क्या करें। मैंने कहा यार जैसा मैं वहां पे सॉल्व किया था ना उसी तरीके से यहां पे भी सॉल्व करता हूं। तो मैं यहां पे तुम्हें दूंगा दो मेथड, एक थोड़ा सा बेसिक मेथड जो अप्रोच वैसी ही रहेगी लेकिन थोड़ा सा चेंज वहां पे हो जाएगा क्योंकि ये शेप आपका कांस्टेंट नहीं है। दूसरा मेथड जो होगा उस रिजल्ट को डायरेक्ट मैं यूज करूंगा। मैंने कहा ये ओरिजिन है, तुमने बोला ओके। मैंने कहा ये कोऑर्डिनेट बोल दिया मैंने एक्स और वाई, तुम कहोगे ठीक है हम समझ गए कि आप इस वाले को y कहना चाहते हो और इस वाले डिस्टेंस को आप कहना चाहते हो x। मैंने कहा एकदम सही समझे हो अगर आप ये समझ रहे हो तो। और अब मैं कह रहा हूं कि यार बस इसी के बारे में चर्चा करनी है तो की जाए, फिर क्या दिक्कत है। चर्चा कुछ इस प्रकार हो रही है और उसमें हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई ये ओरिजिन और ये x, ओ ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो अगर मैं इधर का प्रेशर पूछूं तो ऑब्वियसली दिस इज PATM एंड दिस प्रेशर इज अगेन PATM। और यदि मैं आपसे पूछूं कि यार ये तो इसके अबाउट जो है ऐसा घूम रहा है, तो आप भी बोलेंगे हाँ घूम रहा है। तो मैंने कहा यार इसका एक्सेलरेशन तो अंदर की तरफ होगा, हाँ लेकिन मतलब इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना रेडियल एक्सेलरेशन। लेकिन क्या हर पॉइंट का सेम है? जैसे उस पूरे कंटेनर में पूरा लिक्विड इधर ए से जा रहा था तो यहां हर पॉइंट का सेम नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे क्योंकि ये सर्कल में मूव कर रहा है और ये डिस्टेंस को अगर मैं x कहता हूं तो एक्सेलरेशन आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर x। बात आपको समझ नहीं होगी। क्या किया जाए? सेंटर ऑफ मास जिंदाबाद। सेंटर ऑफ मास जिंदाबाद से क्या मतलब है सर आपका? अरे मतलब वही बस सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट को यूज करेंगे सर, बट कैसे? मैंने कहा सुनो तो सही सर जी, सुनाओ तो सही। मैंने कहा सिलेंडर ले लो वैसे ही। क्या सिलेंडर लेने की बात कर रहा है? वो पता है कितना महंगा हो रखा है सिलेंडर? वो तो रखा है यार, है कि नहीं? तो हमने यहां से कहा कि लेट से प्रेशर एट दिस पॉइंट इज PA into A, this is the force, and pressure let's call at this point is PO, which is actually PATM. It is PATM in, यही दो फोर्स लग रहे हैं। तुम बोलोगे हाँ। अब मैंने कह रहा हूं कि यार कौन सा ज्यादा होना चाहिए? तो यार जब एक्सेलरेशन इस तरफ है हर पार्टिकल का तो ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यार सबके अलग अलग एक्सेलरेशन, तो किसका एक्सेलरेशन लिखेंगे? सेंटर ऑफ मास का। तो हम जानते हैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स में अपना आ जाएगा PAA माइनस का PATM इंटू A। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास विच इज डेंसिटी एरिया एंड ये डिस्टेंस को हमने कहा है x, तो ये हो गई वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास और इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ओमेगा स्क्वायर x/2। ओमेगा ये x था तो सेंटर ऑफ मास आएगा x/2 पे, तो ओमेगा स्क्वायर x/2। काटो काटो काटो, ठीक है। आपको एक रिलेशन मिला कि PA इज इक्वल्स टू PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर x² by 2, पहली इक्वेशन।
और दूसरी तो बड़ी आसान है, बी से ए जब मैं जाऊंगा, बी से ए जब मैं जाता हूं तो पी ए इज इक्वल्स टू पी ए टी एम प्लस रो जी वाई, क्योंकि आप वर्टिकली डाउन जा रहे हो। और अब आप दोनों ही तरह से दोनों ही जगह पर ए पॉइंट के प्रेशर की ही तो बात कर रहे हो, और अगर आप ए पॉइंट के प्रेशर की ही बात कर रहे हो तो यार ये तो बड़ा आसान हो गया, मतलब ये दोनों चीजें तो सेम है, इक्वल है। और अगर ये दोनों चीजें सेम है इसका मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू को इक्वेट कर दो, बाकी ये मामला तो सेम है ही। चलिए करते हैं इक्वेट। तो किस निष्कर्ष पे पहुंचे हम जरा देखें। रो जी वाई इज इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, रो से और रो कट गया, और यहां से आपको y जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ x मिल गया साहब। बोले सर y इन टर्म्स ऑफ x तो मिला जो मिला, लेकिन क्या आप ऐसा नहीं देख पा रहे सर? चश्मा लगा के देखो सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली है, मतलब ये एक तरीके से पैराबोलॉइड बनेगा। बोले ये क्या है, पैराबोलॉइड का क्या है? पैराबोला सुना आपने, बॉलॉइड क्या होता है? देखा पैराबोला तो 2D शेप होता है, ये 2D शेप थोड़ी ना है। तो पैराबोलिक कटोरा is paraboloid, it is a paraboloid, why? Because equation is quadratic। तो x की वैल्यू इस पॉइंट पे x है आपका r, तो x की वैल्यू r पटको तो आपको हाइट जो है वो मिल जाएगी ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाय 2g, ये होगी आपकी हाइट। उम्मीद करता हूं यहां तक मामला एकदम फिट एंड फाइन है। अब ये तो मेथड हुआ जो है थोड़ा सा बहुत ही बेसिक अप्रोच थी, एक है डायरेक्ट अप्रोच जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं, तो उसी से हम यहां पे इसको निकाल लेंगे। एक और चीज बताना चाहूंगा, चलो पहले बाद में बताऊंगा वो चीज, क्योंकि उसी वो मेथड ही एक तरीके से। तो अब ध्यान से सुनना भाई साहब। बोलोगे हाँ हाँ बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे सर जी, आप बताए तो सही क्या है बात। अगर बात यह है कि ये शेप तो ऐसा था ही, बोले हाँ था, और मैंने कहा यार अगर मैंने तुमसे पूछा इस पॉइंट का एक्सेलरेशन तो तुम कहोगे सर वो ऐसा है। जैसे एक्सेलरेशन जब इधर होता था तो इफेक्टिव ग्रेविटी इधर आती थी, यहां एक्सेलरेशन इधर है तो इफेक्टिव ग्रेविटी इधर आएगी और इधर आएगी, तो शेप ऐसा बनेगा उसके परपेंडिकुलर। क्या ये तुम समझ पा रहे हो क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है इस तरफ रोटेशन की वजह से, तो इफेक्टिव ग्रेविटी नीचे और इस तरफ, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा। टेंजेंट ऐसी बननी चाहिए, तो बन भी रही है, शेप देखो ऐसा बन रहा है। इफेक्टिव सरफेस का शेप, सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इफेक्टिव ग्रेविटी। अरे नहीं समझे। अरे मैंने कहा दोबारा से सुन, क्या सरफेस इफेक्टिव ग्रेविटी के परपेंडिकुलर होती है? बोले हाँ बिल्कुल होती है। मैंने कहा इफेक्टिव ग्रेविटी किधर किधर है? बोले सर इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये ऐसा सर्कल में घूम रहा है तो ऐसा अंदर की तरफ होगा एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीफ्यूगल या सॉरी इफेक्टिव ग्रेविटी उसके अपोजिट, और एक वाई डायरेक्शन में तो है ही। मैंने कहा यार इसका रिजल्टेंट ऐसा नहीं आएगा क्या? बोले हाँ आएगा ना। तो मैंने कहा इस जगह पर शेप इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर नहीं होनी चाहिए क्या? बोले हाँ। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो क्या कि ये जो टैंजेंट बनाऊंगा वो परपेंडिकुलर टू इफेक्टिव ग्रेविटी होगा? मैंने कहा बिल्कुल, मैं कहना ये चाहता नहीं हूं, मैं यही कह रहा हूं। बोले अच्छा, पर तो अब क्या करें? देखा सुनो, ठीक है सुनने में तो हम माहिर हैं सर, सुनाओ। मैंने कहा इसको तुमने कहा एक्स एक्सिस, कहा हाँ बिल्कुल। मैंने कहा इसको तुमने कहा वाई एक्सिस, बोले हाँ वो तो हम मान के चल ही रहे। और फिर मैंने कहा कि भैया ये हो गई किसी पॉइंट पे तुम्हारी टैंजेंट। बोले ठीक है टैंजेंट भी मान ली। मैंने कहा ये एंगल बना रही है थीटा। मैं कहा ये स्लोप ऑफ द टैंजेंट है, तो क्या इसको मैं dy बाई dx बोल दूं? बोले हाँ। मैंने कहा ये शेप जो है सरफेस जो है वो इतना एंगल बना रही है, ये टैन थीटा को मैं a बाई जी बोल दूं? बोले a क्या है? देखा a है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जिसपे हमने टैंजेंट बनाई है। कितना है? देखा कितना है, ये क्या लिख रहा हूं मैं, कितना है एक्सेलरेशन? ओमेगा स्क्वायर एक्स, a की वैल्यू है ओमेगा, रोटेट कर रहा है ना ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या आपको ये चीज दिखती है कि ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी दिस इज वाई बाई डी एक्स? बोले हाँ दिखती तो है, आपने समझाया तो दिख गई, पहले तो नहीं समझ में आ रहा था। क्या डी वाई की वैल्यू आपको ऐसा मैं लिख देता हूं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी? बोले बिल्कुल नहीं। पर क्यों सर जी क्यों? वो तकलीफ नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं क्यों।
कि यार मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x ढूंढना था। अच्छा ठीक है, तो हम इंटीग्रेट कर दे। बोले अब जब इतना ही कर रहे हो तो इंटीग्रेट भी कर दो, है ना, इंटीग्रेट भी कर दो। तो मैंने कहा यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर रहा हूं तो x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू जब x हुई तो y की वैल्यू y। इधर 1 का इंटीग्रेशन y आएगा, y से 0 तो y ही रह जाएगा। इधर जो है x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आएगा, 0 से 2 में यही इक्वेशन आ जाएगी। तो देखो क्या वही इक्वेशन तुम्हारे हाथों में नहीं है क्या? ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 जी। बोले हाँ है तो सही। तो मैंने कहा बस हो गया, ये एक दूसरा अप्रोच हो गया। काय का दूसरा अप्रोच सर? ये तो वही बात है कि आप यहां से ऐसे गए, फिर आपने इससे क्या निकाला, डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकाला। तो यहां से डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट करके आपने ये निकाल लिया। हाँ काइंड ऑफ आपकी बात सही है, लेकिन समझ में तो आ रहा होगा ना कि क्यों यहां पर ये शेप ऐसा उठते जा रहा है। इसलिए उठते जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो द वैल्यू ऑफ a इज इंक्रीजिंग, और a इंक्रीज होगा तो tan थीटा भी इंक्रीज होगा, इसलिए ये ऐसा शेप बनते जा रहा है। और इस वजह से वहां पे एक स्ट्रेट जो है सरफेस आ रही थी। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम था, तो जो इफेक्टिव ग्रेविटी वो सेम थी, तो इसलिए tan थीटा इज a बाई जी, इट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यहां पर a कांस्टेंट नहीं है, इसलिए इट इज अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब बढ़ता हुआ है, इंक्रीजिंग है। तो ये आपका एक सवाल हुआ, ठीक है। तो ये हमने वेरिएशन ऑफ प्रेशर की बात कर ली। अब हम आएंगे अगले अपने टॉपिक पे, अगले पड़ाव की ओर। पड़ाव बोल रहा था मैं, पड़ाव। तो अगला पड़ाव, टाइम कितना हो चुका है? 46। अभी तो टाइम है अपने पास, अच्छा खासा टाइम है। तो सुने अब ध्यान से, बायंसी फोर्स। बायंसी फोर्स की कहानी क्या है? बायंसी फोर्स की कहानी जो है उसको देख लेते हैं, है ना। जैसा कि कहानी ऐसे स्टार्ट होती है कि यार बहुत बार आप पानी वानी में उतरे होंगे, ठीक है। वो चाहे तुम्हारे घर का कोई मतलब एक नहीं होता टैंक नहीं होता, उसको मम्मी ने साफ करवाने उतरवाया हो, है ना, तो इतना इतना पानी भरा है टांगों तक। या कभी तुम किसी कीचड़ में गिरे हो, या अगर कभी पूल वूल में जाने का मौका मिला हो, या किसी वाटर पार्क में गए हो, है ना। तो अगर भाई हम तो जैसे मैं तो मेरी बात बताऊं, हमारा तो कब मौका मिलता था बचपन में, हमारे आजू बाजू में जब मकान बनते थे तो उसमें सबसे पहले टैंक बनता था, ठीक है। और टैंक आजकल तो बंद कर देते हैं क्योंकि बच्चे कुछ ज्यादा ही शरारती हो गए, छोटे छोटे बच्चे भी कूद जाते हैं और फिर कुछ भी हो सकता है, तो आजकल पहले टैंक को क्लोज कर देते हैं। पहले हमारे क्या था कि वो टैंक बनता था ओपन रखते थे, अब उसी में वो मजदूर जो है घर बनाते रहते थे, और मजदूर जब चले जाते थे तो उसमें जब पानी भरा होता था उस सीमेंट के पानी में हम तैरते थे, है ना, मतलब उस हौद के अंदर। छोटे छोटे थे तो यही काम करते थे, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल ऐसा ही, तो भाई हमने तो ऐसे ऐसे किया है भाई काम, ठीक है। बाकी बायंसी फोर्स, तो ये फील जरूर आपने किया होगा कि जब आप पानी में होते हो, ठीक है, तो आपके लिए बड़ा आसान होता है किसी को भी ऐसे उठाना। मतलब आप अपने दोस्त को बस एक हाथ में ऐसा रख सकते हो और मस्त उठा सकते हो, मस्त अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हो। मान लो वो तैर रहा है, वो बंदा ऐसे तैरने की कोशिश कर रहा है, वो ऐसा लेट सा गया पानी में, आपने पकड़ा उसको और नीचे से बस एक हाथ लगा रखा है और पूरा आप उसको अब मजे से उठा पाते हो। क्यों? ऐसा कैसे हो गया भाई? या मान लो 10 केजी की बॉल है, वो पानी के अंदर जब आयरन बॉल आपने रखी तो उसको जब आप उठा रहे हो तो आपको तो वो 10 केजी की महसूस ही नहीं हो रही। ऐसा क्या नया यहां हो गया है कि वो हर चीज अपने को हल्की लगने लग जाती है और एपेरेंट वेट, जो वेट हमको अपीयर हो रहा है वो हल्का लगने लग जाता है। वजह सीधी सी साफ है, क्योंकि पानी में उतारा है तो इसका मतलब पानी ही कुछ कर रहा होगा या वो लिक्विड ही कुछ कर रहा होगा। तो लिक्विड क्या लगाने लगता है? लिक्विड लगाने लगता है यहां पे वो फोर्स, और उसी को कहते हैं हम बायंसी फोर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं बायंसी की लिए। वो क्या है? सबसे पहली बात, बायंसी लगता क्यों है? तो इट एक्ट्स ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, एक्ट्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, सिंपल सी बात है। दूसरी कहानी, किस डायरेक्शन में लगता है? बायंसी जो लगता है ऐसा नहीं ऊपर लगेगा, इट ऑलवेज एक्ट्स अपोजिट टू दी इफेक्टिव ग्रेविटी जो होगी उसके अपोजिट जो है बायंसी लगेगा। और आप जानते हो इफेक्टिव ग्रेविटी तो खत्म भी की जा सकती है, जीरो भी की जा सकती है। जी हाँ, अगर इफेक्टिव ग्रेविटी नहीं है तो बायंसी फोर्स भी नहीं लगेगा। जी हाँ, एकदम सत्य बात है, ये सत्य कथन है।
ठीक है, चलिए बायंसी की बात को समझते हैं। अब बायंसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से लग रहा है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा मान लो आपके पास ये एक कंटेनर था और इसमें आपने कुछ लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और यहां हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके से। एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहां पे प्लेस कर दिया कुछ इस तरीके। अब आपको ये बात तो साफ साफ समझ में आ रही होगी कि भाई ये जो पानी है, ये पानी क्या कर रहा होगा, ये पानी पे नीचे वाले पॉइंट से प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाले पॉइंट से प्रेशर कम है, तो नीचे का प्रेशर ज्यादा है तो वो धक्का ज्यादा देगा, इसलिए ये इस पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। कंटेनर को अभी मैं रेस्ट पे मान रहा हूं, तो आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे कोई इफेक्टिव ग्रेविटी अभी यहाँ पे नहीं, मतलब इफेक्टिव ग्रेविटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन में होगी, एक्स डायरेक्शन में नहीं होगी। तो इफेक्टिव ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाई डायरेक्शन में ही होगी। अब मुझे यहाँ पे निकालना बायंसी फोर्स। क्या होता है, मैं जब देखता हूं इस ऑब्जेक्ट को, तो इसको जब मैं छोड़ता हूं यहाँ पे, तो मैं दो चीजें ऑब्जर्व करता हूं, ये ऐसे और ऐसे नहीं जाता, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे नहीं जाता, या तो ये नीचे ही गिर जाता है, या ये ऊपर चले जाता है, या ये यहीं टिका रह जाता है। तो इसके साथ अगर आपने देखा कि कई ऑब्जेक्ट्स को आप जब पानी में छोड़ोगे, जैसा कि आयरन हो गया, वो सीधे नीचे गिरेंगे, वो ऐसे नीचे नहीं गिरेंगे, ऐसे नीचे नहीं गिरेंगे, सीधे नीचे गिरेंगे। और जब आपने क्या किया, जैसे एक प्लास्टिक की बॉल ले आए, लकड़ी ले आए, उसको नीचे छोड़ोगे तो वो ऊपर भागेगी, ऐसे नहीं भागेगी, ऐसे नहीं भागेगी, ऐसे भागेगी। इतनी बात क्लियर हो गई है मुझे कि वैसे तो कोई भी ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे तो वो नीचे ही गिरेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, लेकिन यहां पे कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर भी जा रहा है, लेकिन जब वो नीचे गिरता है तो जी से कम उसका एक्सेलरेशन होता है, ये देखा जाता है, इतना तेजी से वो नहीं गिर पाता है। और ऊपर जा रहा है तो साफ साफ बात है कि पानी ने एक फोर्स ऊपर लगाया होगा, लेकिन इतनी बात क्लियर है, पानी ने इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाया, क्योंकि आप यहां से कह सकते हो कि भाई इसका जो वेट है खुद का, वो है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। अब इस पे जो बायंसी लगा होगा, वो बायंसी ऐसा ऊपर ही लगा होगा। अब बात यही है कि यार ये कितना लगा होगा, ये पता लग जाए तो काम हो जाए। अच्छा, कितना लगा होगा से पहले सवाल यह है किसकी वजह से लगा होगा, लिक्विड ने लगाया होगा, लिक्विड की वजह से लगा होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेशर। क्यों, क्योंकि नीचे का प्रेशर ज्यादा, ऊपर का कम, तो एक ऊपर की तरफ नेट फोर्स आ रहा होगा। एचसी वर्मा अपनी बुक में कुछ इस तरीके से इस चीज को समझाते हैं, और वो ये कहते हैं कि मतलब हो सकता है और बुक्स में भी ऐसा हो, है ना, इन एचसी वर्मा भी ऐसे ही बता रखा है। उन्होंने क्या बता रखा है, उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप यहां पर इस ऑब्जेक्ट की जगह पर जितनी स्पेस इसने घेरी है, उस पर आप मानो कि ऑब्जेक्ट तो नहीं है, यही पानी भरा हुआ है। जितनी जगह इसने घेरी हुई है ना, बाकी का पानी तो है ही, इसने जितनी जगह घेरी हुई है उधर से ऑब्जेक्ट को निकाला और उस घिरी हुई जगह में हमने पानी भर दिया। तो लेवल कुछ डिक्रीज नहीं होगा, तो हमने क्या भर दिया यहां पर, हमने भर दिया है पानी, ठीक है, ये पानी भर दिया। अब ऑब्जेक्ट वैसा ही है, थोड़ा समझना ना भाई, ये थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो समझ जाना अब, है ना, ये ऑब्जेक्ट वैसा का वैसा। अब बात ये है कि जितना ये आपका सरफेस से नीचे था, मैं यहां क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये, जैसे ध्यान से सुनना, ये वाला जो पॉइंट है, यहां जो प्रेशर बनेगा, क्या यहां पर भी वही प्रेशर नहीं बनेगा? तुम बोलोगे किस खुशी में बनेगा। मैंने कहा यार ये जितना नीचे है, इसको भी मैंने उतना ही नीचे बनाया। लो एक और लाइन खींच, इसको भी मैंने उतना ही नीचे बनाया जितना ये नीचे है। बोलोगे हाँ हाँ बनेगा तो सही। मैंने कहा ये पॉइंट जितना नीचे है, जहां पर है, इधर भी वैसा ही आइडेंटिकल पॉइंट आ रहा है। तुम बोलोगे हाँ। तो इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होगा? तुम बोलोगे हाँ। इन दोनों पॉइंट्स पे? तुम बोलोगे हाँ। सर लेकिन इधर तो लिक्विड भरा है ना। तो मैंने कहा क्या बात हो गई यार, लिक्विड भरा है तो आप उस लिक्विड को कंसिडर करो कि इस लिक्विड पे कितना फोर्स लग रहा है। बोले लिक्विड पे तो नेट फोर्स 0 होगा। मैंने कहा क्यों? बोले लिक्विड रेस्ट पे है। बस यही बात है। लिक्विड के ऊपर नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा? लिक्विड का वेट
कितना आ जाएगा, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। और ऊपर क्या लग रहा होगा, इस पे भी तो बायनेंसी लगेगा, बाकी का जो लिक्विड है वो इस बचे हुए लिक्विड पे धक्का लगाएगा, बायनेंसी लगाएगा। लेकिन ये बात समझनी होगी कि ये बायनेंसी जो है वो लग रहा है इस बचे हुए लिक्विड की वजह से, जो दोनों ही केसेस में सेम है और सारे पॉइंट्स एकदम सेम है। तो जो बायनेंसी यहां लगेगा वही बायनेंसी यहां लगेगा। और हम जानते हैं कि यहां पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, सो दिस बायनेंसी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो यहां पर भी उतना ही बायनेंसी लगना चाहिए। क्यों भाई, जब हर जगह प्रेशर सेम है तो बायनेंसी प्रेशर की वजह से ही तो लग रहा है, तो बायनेंसी भी सेम होगा। तो यहां जो बायनेंसी लगेगा वही बायनेंसी यहां भी लगेगा। यहां बायनेंसी, इसको कहते हैं हम वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब कि जब इसको पानी में आपने डाला तो इसने कितनी वॉल्यूम घेर रखी है, अभी इतना ये डूबा हुआ है। तो उस डूबी हुई जगह पर क्या होता था, पहले पानी हुआ करता था, अब पानी नहीं है, उसकी जगह ऑब्जेक्ट है। तो जब ये आया तो इसने कुछ जगह को घेरा, कितनी जगह को घेरा, जितना वो डूबा हुआ है, उसी वॉल्यूम को कहेंगे डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम के लिक्विड का जो वेट होगा वो कहा जाएगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, क्योंकि मैं मास ऑफ लिक्विड लिख रहा हूं और ये मास कौन से लिक्विड का है, इतने वॉल्यूम का जितना वो ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है। तो इसको कहते हैं हम वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो आपको ये समझना होगा कि बायनेंसी फोर्स जो है वो कितना लगता है, बायनेंसी फोर्स जो है वो लगता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल। एक मिनट, तो बायनेंसी फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल लगेगा हर केस में, है ना। बस ये ध्यान रखना है आपको कि कितना लिक्विड डिस्प्लेस हो रखा है। तो बायनेंसी फोर्स का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आप ये लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ बायनेंसी इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड मींस डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम सबमर्ज्ड इनटू जी इफेक्टिव, जिस डायरेक्शन में इफेक्टिव ग्रेविटी है उसके अपोजिट। तो ये आपको हर केस में वैलिड रहेगा, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा, ठीक है। मतलब एक ही लिक्विड की बात हो रही है ऑब्वियसली। अच्छा सर, ऐसा भी हो सकता है दो दो लिक्विड में ऑब्जेक्ट पड़ा हो, हाँ, तो क्या करेंगे उसमें, कुछ नहीं यार, पहले लिक्विड में कितना वेट डिस्प्लेस किया और दूसरे में कितना डिस्प्लेस किया, उस हिसाब से आप बायनेंसी लिख सकते हो। सच्ची सर बोले, हाँ और तो क्या यार, बिल्कुल बायनेंसी लिख सकते, ठीक है सर जी। तो अब यहां पर मैं लिख देता हूं कि क्या है, ये है अपने पास डेंसिटी ऑफ रो लिक्विड, इट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्या है, इट इज सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना डूबा हुआ है, एंड जी इफेक्टिव इज इफेक्टिव ग्रेविटी। माइनस क्या शो कर रहा है कि इफेक्टिव ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में बायनेंसी लगेगा। अपनी लैंग्वेज में लिखना हो तो ये लिख लेना कि माइनस इज रिप्रेजेंटिंग दैट बायनेंसी इज एक्टिंग अपोजिट टू द इफेक्टिव ग्रेविटी, ठीक है। तो मैं एक बात बता देता हूं, जैसे कि मैंने जो बोली कि मान लो अगर यहां पे कुछ, चलो यही देख ले, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि भाई ये पानी भरा हुआ है बहुत सारा, या कोई लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, इसकी डेंसिटी है रो। यहां एक ऑब्जेक्ट हम रख देते हैं और इसकी डेंसिटी है 2 रो। इसको अगर यहां से रिलीज किया गया, रेस्ट से रिलीज किया गया, तो क्या होगा, इस पे नीचे जो है वो फोर्स लगेगा, इसका वेट जो कि है 2 रो का वॉल्यूम इंटू जी, और ऊपर जो वेट लगेगा वो क्या लगेगा, बायनेंसी कितना लगेगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। तो लिक्विड का डेंसिटी, इसका वॉल्यूम जो कि है v इंटू जी। तो आपको साफ समझ में आना चाहिए कि ये नीचे की ओर डूबेगा, ठीक है, इस केस में ये डूबेगा। एंड यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट द एक्सेलरेशन कि वो कितना होगा।
तो आप लिख सकते हो कि नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन। यहां से ये आ जाएगा आपका g/2। एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इट इज g/2 डाउनवर्ड्स। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा है ना, मैं एक डिफरेंट बात करता हूं तो शायद आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग को जैसे नहीं हिलाएगी। अगर तुम ढंग से समझते हो चल रहे हो तो नहीं हिलाएगी, दिमाग को नहीं हिलाएगी, तुम बोलोगे एकदम एग्री करोगे कि हाँ ऐसा होना ही है। बात क्या है वो सुने कि बायंसी हमेशा लगेगा, लगना तो चाहिए। चलिए, तो मैंने कहा ये कंटेनर है, मैं बोला ओके सर जी, और मैंने कहा इस कंटेनर में ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है। मैं बोला ठीक है ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आगे की बात बताएं आप। मैंने कहा तुमने दिख ही रहा होगा इधर बिल्कुल भी गैप नहीं है, इसके नीचे लिक्विड है ही नहीं, सरफेस से टिकाया हुआ है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट को आपने रख दिया और फिर पानी डालने लगे और इसके बीच में बिल्कुल भी इरेगुलरिटी नहीं है सरफेस में, ऐसा मान लो कि बिल्कुल ये ऐसा रखा हुआ है। देयर इज नो लिक्विड बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस ऑफ कंटेनर एंड द ब्लॉक, है ना। अब समझ ही गए होंगे तुम, इतनी बात कर दी है तो तुम समझ ही गए होंगे। अब यदि मैं आपसे पूछूं बताओ यहां कितना बायंसी लग रहा होगा? क्या यहां पर बायंसी फोर्स ऊपर लग रहा होगा? तो देयर इज नो बायंसी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट ड्यू टू द लिक्विड। व्हाई? क्योंकि आपको यह समझना होगा कि ये लिक्विड इसको इधर से धक्का दे रहा होगा, इधर से भी धक्का दे रहा होगा, ये वर्टिकल वॉल से इसलिए हॉरिजॉन्टल धक्का मिलेगा, और ऊपर से धक्का कुछ ऐसा दे रहा होगा। भाई अगर कैसा भी ऑब्जेक्ट हो, ये चाहे हल्का भारी कैसा भी, ये यहीं पड़ा रहेगा, इसे ऊपर मतलब यहां पे बायंसी लगेगा ही नहीं, इस पे नेट ऊपर बायंसी नहीं लग रहा, इधर चुपचाप यहीं पड़ा रहेगा, चुपचाप यहीं, चाहे ये हल्की डेंसिटी का हो कि भारी डेंसिटी का हो। थोड़ी सी मैं बात बताता हूं, जैसे इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई नीचे जब लिक्विड है नहीं तो ऊपर फोर्स क्यों लगेगा। तो जैसे जिस प्रकार एक 2 रो नीचे की ओर भागता है, तो अगर मैं यहां पे ρ/2 रख देता तो ये हल्की डेंसिटी हो जाती, तो हल्की डेंसिटी किधर जाती? ऊपर। अगर तुम यहां पे हल्की डेंसिटी का ऑब्जेक्ट रख देते हो, मतलब तुम प्लास्टिक का टुकड़ा भी रख देते हो, बस बीच में गैप नहीं होना चाहिए, तो प्लास्टिक का टुकड़ा भी ऊपर नहीं जाएगा और नीचे ही पड़ा रहेगा, इस केस में कोई बायंसी नहीं लगेगी। तो ध्यान रखना, नो बायंसी फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, कोई बायंसी फोर्स यहां नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन अगर सरफेस थोड़ी सी भी आड़ी टेढ़ी हो गई, जैसे मान लो इसकी जगह ये शेप कुछ ऐसा होता कि इधर से बायंसी लगता और फिर बायंसी आपका उतना का उतना लग जाता जितना लगना चाहिए, तो थोड़ा सा ये लगता और फिर थोड़ा सा इसको शायद उठाता, मतलब अगर नीचे लिक्विड आ जाएगा, नीचे थोड़ी सी भी एक लेयर होगी लिक्विड की तो बायंसी लग जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक, नीचे थोड़ी सी भी लिक्विड की लेयर होगी तो बायंसी लग जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा करते हैं, बढ़ते हैं आगे। बायंसी में हमने कहानी देखी, अब हम क्या कह रहे हैं, ना कुछ तो कह रहे हैं हम, क्या सवाल लें? चलो एक सवाल लेते हैं, चलो इधर ही मैं बताता हूं एक और केस। क्वेश्चन तो क्या ही कहूं इसे, केस तरीके से। दूसरा केस मैं यहां पे जो बताना चाहता हूं, एक्सप्लेन करना चाहता हूं, वो क्या है, वो मान लो अगर कुछ ऐसा आ जाता है, कैसा कि यार 2 लिक्विड भरे हुए, एक लिक्विड आपका ये भरा हुआ है, एक लिक्विड आपका जो है ये भरा हुआ है, और यहां पर ये जो है आपका ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ ऐसा ये पड़ा हुआ है। यहां पर ये वॉल्यूम, ये है अपना लिक्विड 1, ये है अपना लिक्विड 2, इसके अंदर जो वॉल्यूम डूबा हुआ है इसका वो है V1 और इसका वॉल्यूम डूबा हुआ है V2।
मुझे नहीं पता ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसका मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे आपसे पूछना है कि भैया बायंसी कितना लगेगा। आप बस एक चीज ध्यान रखें, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। इस वक्त पे इस ऑब्जेक्ट ने कुछ नीचे वाले लिक्विड को डिस्प्लेस किया हुआ है और कुछ ऊपर को। उन दोनों का वेट लिख दो कि ρ1 v1g प्लस ρ2 v2g। बस बात खत्म, खत्म एकदम बात, और कुछ नयापन इसमें है ही नहीं। इस तरीके से आप यहां पे बायंसी लिख सकते हो। अब ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा और डिपेंड करेगा कि ये फोर्स कितना है और mg कितना है। ठीक है, तो वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इज बायंसी, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम ऐसा करते हैं, कुछ सवाल यहां पर देख लेते हैं और फिर हम आगे की बातें भी करेंगे। बायंसी से रिलेटेड ही हम कुछ सवाल देखेंगे। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल पूछा जाता है क्या, अच्छा पहले लॉ ऑफ फ्लोटेशन तो देखें हम। लॉ ऑफ फ्लोटेशन, लॉ ऑफ फ्लोटेशन मतलब लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसको तो ऐसा नाम दे दिया बस, बाकी ऐसा कुछ खास इसमें है नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि कब कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा, कब कोई ऑब्जेक्ट तैरेगा और कब क्या होगा, तो उसी की हम बात करें। तो पहला केस मैंने लिया क्या, पहला केस मैंने लिया कि जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। और मान लो आपके पास यहां पर क्या है, ये एक लिक्विड कुछ इस प्रकार यहां पे दिया गया है और आपसे यहां पे कहा गया है कि भैया एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास जिसकी जो वॉल्यूम है वो मान लो कुछ v है, v इज द वॉल्यूम, रो ऑब्जेक्ट या रो ओ इज डेंसिटी, वी ओ इज वॉल्यूम। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां पे ऐसा हाथ से पकड़ा, अंदर डुबोया, डुबो के इसको छोड़ दिया। ठीक है, डुबो के इसको छोड़ दिया, तो नीचे क्या फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा mg जो कि है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पूरा ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है इसलिए पूरा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड आ जाएगा। वहीं अगर बात की जाए बायंसी की, तो बायंसी आ जाएगा अपने पास वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, मतलब लिक्विड की डेंसिटी डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी। और क्योंकि अभी ये ज्यादा है तो आपको साफ समझ में आता है कि ये फोर्स ज्यादा आएगा, तो यहां पर ये जो है नीचे की ओर डूबेगा ही डूबेगा, जो हम ऑलरेडी पहले भी निकाले ही थे कि नीचे लगने वाला फोर्स माइनस ऊपर लगने वाला फोर्स अपॉन टोटल मास, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ खास बात है ही। अच्छा, कोई अगर कहता है कि सर जी मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा आधा ही डुबाया हुआ है, तब क्या होगा, अरे तब भी यही होगा, mg तो उतना ही लगेगा, बल्कि बायंसी तो अब और कम लगेगा। क्यों, क्योंकि पूरे वॉल्यूम जो है उसको नहीं डुबाया गया, कुछ फ्रैक्शन को डुबाया गया है। डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम कम है तो बायंसी और कम लगेगा, तो भी ये नीचे ही आएगा। यहां से इतना तो साबित हो जाता है कि हैवी ऑब्जेक्ट तो नीचे ही गिरेगा। फिर अब यदि बात की जाए कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी तो क्या होना है, तो अब तुम समझ ही गए होंगे। या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर, चलो मैं लिख ही देता हूं, यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अगर जो है अभी कम है लिक्विड से, तो क्या हो जा रहा है कि भाई नीचे तो लगेगा अपना वही रो ऑब्जेक्ट पी ऑब्जेक्ट इंटू जी, और ऊपर जो है वो क्या लगेगा, ऊपर यहां पर लगेगा बायंसी जो आएगा रो लिक्विड पी ऑब्जेक्ट इंटू जी। पूरा डुबोया गया है ना अभी से पूरा कैसे डूब जाएगा, अरे मैंने हाथ से पकड़ा, अंदर ले गया और छोड़ दिया। यहां इस केस में क्या होगा, क्योंकि इस बार लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा, और नो डाउट इधर जब ये एक्सेलरेट होगा तो क्या होना है इसके अंदर, ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव, नीचे वाला फोर्स नेगेटिव अपॉन टोटल मास। रो एल रो ओ जी बाय रो,
ये आपका जो है एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यहां पर हमने इतना तो देख लिया, अब इसके आगे की बात करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। इतना समझ में आ गया कि ऊपर जाने लगा। अब ऊपर जैसे जैसे जाने लगाएगा तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये बिल्कुल उसके सरफेस को टच कर रहा होगा। अभी भी इस मोमेंट तक इस पे जो फोर्स है बायंसी का उतना ही लगेगा, ऊपर की तरफ ही है। अभी भी अगर इसको यहां से भी छोड़ोगे तो भी ये ऊपर जाएगा, लेकिन जैसे ही अब क्या करोगे, इसको तुम थोड़ा सा और ऊपर लेके जाओगे, अपने आप जाएगा, क्योंकि बायंसी ज्यादा है। आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि अब सबमर्ज वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा। सबमर्ज वॉल्यूम जो है वो कम होता जाएगा, दिख रहा है? ये ऐसे यहां से इधर आया, नीचे था, ऊपर गया 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 गया, यहां पहुंच के अब सबमर्ज वॉल्यूम कम होने लगेगा। और बायंसी तो डिपेंड ही करता है सबमर्ज वॉल्यूम पे, तो बायंसी सबमर्ज वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो ऊपर लगने वाला बायंसी कम होने लगेगा। पहले आपको समझ में आना चाहिए कि अभी बायंसी ज्यादा था, mg कम था, इसलिए ऊपर जा रहा था। अब जैसे जैसे सबमर्ज वॉल्यूम घटने लगेगा तो mg तो कांस्टेंट है, बायंसी भी घटने लगेगा घटने लगेगा घटने लगेगा घटने, और इसके इक्वल हो जाएगा। बायंसी 0 तक जा सकता है अगर ये पूरा बाहर निकल जाए। अगर ये नहीं निकल पा, अगर ये पूरा बाहर निकल जाए तब बायंसी 0 हो सकता है। तो यहां पर एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब सबमर्ज वॉल्यूम इतना है, और उस वक्त बायंसी जो है वो किसके इक्वल आ चुका होगा? बायंसी इक्वल आ चुका होगा mg के, और वही वो मोमेंट है जब यहां पर ये इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही वो मोमेंट है जब ये किस पे होगा? ये होगा इक्विलिब्रियम पे। आई बात समझ में? और अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ लिक्विड सबमर्ज्ड वॉल्यूम इंटू जी रो ओ वी ओ इंटू, और जैसे ये कटा तो यहां से हमें मिलेगा V सबमर्ज्ड अपॉन टोटल वॉल्यूम विच इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसे क्या कहते हैं हम? इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम। रटना नहीं है वो तो समझते ही होंगे भाई। जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है अपॉन टोटल वॉल्यूम, तो कितना हिस्सा डूबा हुआ है, कितना फ्रैक्शन डूबा हुआ है। जैसे कि अगर ये आधा आ जाए तो इसका मतलब आधा ऑब्जेक्ट डूबा हुआ है, 3/4 आ जाए तो 3/4 डूबा हुआ है, 1/4 आ जाए तो 1/4 डूबा हुआ है। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे ओनली, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन जी इफेक्टिव। तो हमने कहा भले ही जो है, भले ही ये बायंसी जी इफेक्टिव पे डिपेंड करता हो, लेकिन आप समझना कि अगर कंटेनर को आप एक्सेलरेट करवाओगे, कंटेनर को अगर आप एक्सेलरेट करवाओगे तो बायंसी भी आपका बदल जाएगा, बायंसी भी आपका बदल जाएगा, और mg भी बदलेगा, क्योंकि स्यूडो लगेगा। दोनों जगह जी इफेक्टिव आ जाए, कट जाएगा, तो जी इफेक्टिव पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जैसे यहां पे एक छोटा सा सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, वो सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट था, अभी इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्यूम है वो कुछ भी आ रहा है, मान लो कुछ भी वैल्यू आ रही है, x आ रही है। अब सवाल यह है कि इसको हमने क्या किया? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया। तो बताओ ये x की वैल्यू बढ़ेगी कि कम होगी? अक्सर लोग ये सोचते हैं कि यार बढ़नी चाहिए ये, क्यों? क्योंकि ऊपर ले गए तो एक स्यूडो नीचे लगेगा जो इसको दबाएगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उस स्यूडो की वजह से, एक इफेक्टिव ग्रेविटी की वजह से, एक बायंसी भी एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएगा। तो जितना स्यूडो की वजह से नीचे वाला फोर्स बढ़ा, उतना ही उसकी वजह से बायंसी भी बढ़ गया, तो नेट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, नलीफाई कर देगा। तो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है? तो देयर विल बी नो चेंज इन V सबमर्ज बाय V इवन इफ दिस इज एक्सेलरेटेड। ये ध्यान रखना भाई साहब, ठीक है? और बायंसी तब नहीं लगेगा जब जी इफेक्टिव होगा नहीं, तो जी इफेक्टिव को आप 0 भी कर सकते हो, तो बायंसी भी 0
हो सकता है। तो ये कहानी आ गई आपके लॉ ऑफ फ्लोटेशन की, तो इतना ये डूबेगा। बाकी एक और कहानी कि अगर आपसे कहा जाए तो इसमें क्या हो रहा है, इस केस में आप कह सकते हो कि ये एक तरीके से फ्लोट कर रहा है, फ्लोट कर रहा है और पार्शियली सबमर्ज्ड है, पार्शियली सबमर्ज्ड। ये यहां क्या कर जाएगा, इस केस में सिंक कर जाएगा। और ऐसे ही जो तीसरा केस बनेगा, तीसरे केस में हम क्या कह देंगे, तीसरे केस में जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल होगी तो उस वाले केस में क्या कहानी हो जाएगी, कि नीचे जो फोर्स लग रहा है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि दोनों इक्वल होंगे तो यही टिका रहेगा। सर ऐसा कब होगा, यार लिक्विड में लिक्विड मान लो, है ना, या जैसे पानी में तुमने मतलब और कोई मटेरियल ऐसा ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, मान लो ग्लिसरीन, सॉलिड ग्लिसरीन टाइप का चीज ले लिया तुमने, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कह रहा हूं यार, मे भी दिमाग कहां जा रहा है मेरा, डेंसिटी जो है जो सेम रहेगी, है ना, ग्लिसरीन मन नहीं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है। सॉरी, पता नहीं कहां से क्या लिंक कर दिया मैंने, दिमाग कहीं और जा रहा है। तो ऐसा कोई मटेरियल जिसका डेंसिटी उस लिक्विड के इक्वल हो, तो वैसा मटेरियल अगर आप ले लेंगे तो वो यही टिका रहेगा। तो ये पूरा डूबेगा लेकिन गिरेगा नहीं, नीचे नहीं जाएगा, है ना, तो फुली सबमर्ज रहेगा। ये क्या रहेगा, फुल्ली सबमर्ज्ड। ये आपको ध्यान रखना है यहां पर। अब इसमें हम कुछ सवाल देख लेते हैं। सवालों में आपको क्या कहा गया है, सवालों में हम क्या कह रहे हैं, जैसे मान लो पहला आपको दिया गया है कि हमने कहा ये कंटेनर है, तुमने बोला हाँ ठीक है कंटेनर है, तो मैंने कहा इस कंटेनर में जो है पानी भरा हुआ है, तो ठीक है सर जी, और इसमें हमने आइस को तैरा रखा है। ऐसा आइस क्यूब जो है वो तैरता है ना, बहुत ही मतलब घिसा बेटा क्वेश्चन है, लोग इसका रिजल्ट याद ही रखते हैं। तो आइस क्यूब हमने यहां पे इसको पानी में डाल रखा है, ये तैरेगा इसके ऊपर। तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल ये तैरेगा। अब अगर ये यहां पे तैर रहा होगा, अगर ये यहां पे तैर रहा होगा तो क्यों तैर रहा होगा, ऑब्वियसली भाई आइस की डेंसिटी जो है वो पानी से कम होगी तभी तैर रहा होगा। तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है सर, सॉलिड की डेंसिटी जो है लिक्विड से कम कैसे हो सकती है। आइस के केस में ऐसा हो जाता है क्योंकि जब आइस बन रही होती है पानी से, जब उसका मतलब स्टेट चेंज होके वो आइस बन रही होती है, तो वहां पे उसके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनता है कि उसमें एयर गैप क्रिएट होते जाते हैं, और वो एयर गैप क्रिएट होने की वजह से, एयर गैप क्रिएट होने की वजह से इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ऑब्वियसली इसीलिए जो बड़े बड़े आइसबर्ग हैं समुद्र में तैरते रहते हैं, वो तुमने कहानी सुनी होगी फिर, ठीक है। यहां पर नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ही ज्यादा रहेगा डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये ऊपर बहुत कम हिस्सा होगा, नीचे थोड़ा ज्यादा हिस्सा होगा। अब सवाल ये है कि विथ टाइम आइस मेल्ट्स, या ऐसा बोल देता हूं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन वाटर लेवल इनसाइड द कंटेनर, water level inside the container, what will be the effect on water level inside the container after the melting of ice। तो आइस को मेल्ट कर दिया गया, मतलब मेल्ट हो गई अपने आप, तो उसके वाटर लेवल पे क्या असर पड़ेगा। अब सिंपल सी बात ये, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा, आपको ऐसे निकालना होता है, तो देखो कई लोगों को तो ये पता ही होगा, पहले से रट के बैठे होंगे, है ना। जो पहली बार सुन रहे वही इसको पॉज करके जो है सुने, अदरवाइज जिसको स्किप करना है स्किप करे, या आगे बढ़ना है आगे बढ़े, है ना, जब जो भी करना है पढ़ना है पढ़े। यहां मैं कह रहा हूं, तुम बोलोगे सर दोनों का मतलब एक ही होता है, स्किप करना और आगे बढ़ना। अरे आगे बढ़ना मतलब इसी के साथ आगे चलना। हाँ बोले सर अब उसको पैचअप कहते हैं ना, पैचअप वर्क क्या बोलते हैं उसको, खाना पूर्ति मत करो अब ऐसा करके, ठीक है। तो बात मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर ये जो आइस है ये फ्लोट कर रही है और ये पिघल गई, तो पानी का लेवल, तो लेवल के नीचे अभी क्या क्या है, तो इनिशियल वॉल्यूम जो मैं कहूंगा लेवल के नीचे है,
इट इज एक्चुअली द वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड इट इज एक्चुअली द सबमर्ज्ड वॉल्यूम। और सबमर्ज्ड वॉल्यूम आप बड़ी आसानी से बता सकते हो कि वो है कितनी। वो आपके पास है डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस। बोले ये कैसे निकाल ली? मैंने कहा अभी तो देखा, सबमर्ज्ड वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बोले बस वही लिखा है मैंने इधर, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया। बोले ठीक है सर, नोट कर रहा है तो ऐसा हो रहा है। अब बात यह है कि अगर फाइनली वॉल्यूम आपको क्या दिखेगी, जब आइस पिघल चुकी होगी तो पहले से जो पानी पड़ा था वो तो पड़ा ही है, लेकिन आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पानी भी होगा जो आइस के मेल्ट होने से पानी बना। वॉल्यूम विच यू आर गेटिंग फ्रॉम कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर, है ना, या मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर, उसको मैंने ये कह दिया। अब अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू, ध्यान से सुनना, अगर ये वैल्यू बड़ी होती है तो आप ऐसे कह सकते हो कि लेवल के नीचे का जो वॉल्यूम है वो इनिशियली बड़ा होगा। मतलब ये वैल्यू इससे अगर बड़ी है, ये वैल्यू बड़ी है किससे, इससे, तो इनिशियली जो वॉल्यूम था लेवल के नीचे वो ज्यादा है और फाइनली कम होगा तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा। और वहीं अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो लेवल जो है बढ़ जाएगा, और अगर ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है तो लेवल एज इट इज रहेगा। यहां पर लेवल जो है ना वो एज इट इज रहता है, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी। कैसे? ये तो आप निकाल ही चुके हो। व्हाट इज द वी सबमर्ज्ड? वी सबमर्ज हमने कहा डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। लेकिन अब मैं यहां आपको अगर कहूं कि भाई वो आइस जिससे वाटर बना, तो मास तो चेंज नहीं होगा, नो डाउट। मास चेंज नहीं होगा तो हम लिखेंगे कि भाई डेंसिटी ऑफ आइस और वॉल्यूम ऑफ आइस, मास को ऐसा लिखो। और जो इधर से जो आपकी वाटर बना होगा तो उसको क्या लिखेंगे हम? तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम, कौन सा वाला? जो आइस के मेल्ट होने से बना होगा। तो जो आइस के मेल्ट होने से बना होगा, देखो ये वो वाला आइस है जो, ये वो वाला वाटर है जो आइस के मेल्ट होने से बना है। उसकी डेंसिटी तो वाटर बनाना ही है, तो डेंसिटी तो वाटर की लिखूंगा। और वॉल्यूम कौन सा? वॉल्यूम ये वाला, वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो आइस से बना है। तो साफ साफ यहां से दिख रहा है दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस। अब अगर आप कंपेयर करोगे तो दोनों वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है, सिंस ये वाली वॉल्यूम इज इक्वल टू द सबमर्ज्ड वॉल्यूम, therefore no change in the level। लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज यहां पर लेवल में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ऐसा ही सवाल एक और हम देख सकते हैं और उसको आप ट्राई कर सकते हैं। इस सवाल में मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कंटेनर है हमारा और इसमें वही पानी भरा हुआ है और इसमें आइस भी डली हुई है और एक कॉइन भी पड़ा है, एक सिक्का पड़ा है मेटल का इस आइस के ऊपर, और ये तैर रहा है मस्त एकदम। सेम सवाल, आफ्टर द मेल्टिंग ऑफ आइस व्हाट विल हैपन टू द लेवल ऑफ वाटर। भाई अगर आइस मेल्ट हो जाएगा तो वाटर के लेवल को क्या होगा? सेम सवाल है ना। तो मेल्ट होगा तो आपको पता है कॉइन नीचे गिर जाएगा। अगर अभी आप देखें तो सवाल आपका बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करना होगा कि लेवल के नीचे इनिशियली कितना वॉल्यूम है, फाइनली कितना वॉल्यूम।
इनिशियली अगर आप देखोगे तो आपके पास है पानी प्लस सबमर्ज्ड वॉल्यूम। अब इस सबमर्ज्ड वॉल्यूम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक तो वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो आइस के वेट को बैलेंस कर रहा है, और एक वो सबमर्ज्ड वॉल्यूम जो कि कॉइन के वेट को बैलेंस कर रहा है। तुम बोलोगे ये क्या बकवास कर रहे हो, वॉल्यूम वेट को बैलेंस कर रहा है, ये कौन सी लॉजिक या थ्योरी दे रहे हो आप? अरे यही तो हो रहा है कि वो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उसी के इक्वल अमाउंट फोर्स ऊपर लगता है। जितना पानी का डिस्प्लेसमेंट हुआ उसी के इक्वल फोर्स ऊपर लगता है, और वही तो बैलेंस कर रहा होगा। तो ऊपर जो बायंसी लग रहा होगा वो किसकी वजह से लग रहा होगा? वो लग रहा होगा सबमर्ज्ड वॉल्यूम का जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका वेट, या सबमर्ज्ड वॉल्यूम का वेट। लिक्विड के हिसाब से डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड के इक्वल बायंसी लग रहा होगा। अब वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब सबमर्ज्ड वॉल्यूम में कौन कौन से हिस्से होंगे? दो हिस्से होंगे, क्योंकि बायंसी बैलेंस कर रहा है आइस के वेट को भी और कॉइन के वेट को भी। तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम में एक हिस्सा वॉल्यूम का इतना होगा जिसका वेट कॉइन के वेट के इक्वल है, और एक वॉल्यूम का हिस्सा इतना होगा जिसका वेट आइस के वेट के इक्वल है। बात को समझना, दोबारा से सुनना। अगर ये अभी फ्लोट कर रहा है तो बायंसी जो है वो आइस के वेट और कॉइन के वेट को बैलेंस कर रहा है, और बायंसी का मतलब वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब जितना पानी इधर से, जितनी जगह इसने घेरी है, उस वॉल्यूम को दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक वो वॉल्यूम का हिस्सा जिस वॉल्यूम का लिक्विड का वेट निकाला जाए तो वो कॉइन को बैलेंस कर रहा होगा, और दूसरा वॉल्यूम का हिस्सा जिसके अंदर अगर आप लिक्विड का वेट निकालते हो तो वो आइस को बैलेंस कर रहा होगा। तो अब जब यहां पर ये पिघलेगा, आइस पिघलेगा, तो क्या होगा? फाइनली आपको क्या दिखेगा? फाइनली आपको दिखेगा वो पानी जो पहले था वो भी है लेवल के नीचे। आपकी जो वाटर एक मिलेगा आपको जो आइस के मेल्ट होने से बना है, आपको वो वाटर भी मिलेगा जो आइस के मेल्ट होने से बना है, और साथ ही साथ आपको वॉल्यूम मिलेगा कॉइन का। ये कॉइन का वॉल्यूम है, ध्यान देना। तो आपको पता है कि भाई साहब ये जो चीज है वो इसके इक्वल तो है ही, और इस चीज को इसके अभी अभी हमने इक्वल प्रूफ किया है कि जितना वॉल्यूम आइस डिस्प्लेस करता है, जितना वॉल्यूम आइस डिस्प्लेस करता है जब वो तैर रहा होता है, तो पिघलने के बाद जो पानी बनता है वो उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में सेट हो जाता है। मतलब ये और ये जितना वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया था पानी का, उतना ही वॉल्यूम आइस वाटर में कन्वर्ट होता है, वाटर बनता है उतना ही वॉल्यूम। अब बात यह है कि यार इन दोनों में कौन ज्यादा है, ये कि ये? ध्यान से सुनना, ये है आपका वॉल्यूम ऑफ कॉइन और ये है आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर विच इज बैलेंसिंग द वेट ऑफ द कॉइन। मतलब इतने वॉल्यूम का वाटर जो है उसका वेट इज इक्वल टू द वेट ऑफ कॉइन। आप यहां से कह सकते हो सॉल्यूशन में, सवाल वही लिख लेना आप पूरा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन लेवल, इफेक्ट ऑन वाटर लेवल आफ्टर मेल्टिंग। कहानी क्या है? कहानी यही है कि भाई आपका जो मास वेट था, तो वेट ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इतना इतना इतना, ठीक है, इनटू जी बोल दो चाहे से, और इसका तो ये तो आएगी डेंसिटी ऑफ कॉइन। भाई कॉइन का वेट लिख रहा हूं मैं, कॉइन की डेंसिटी, कॉइन का वॉल्यूम इनटू जी। अब यार सिंपल सी बात है, साफ दिख रहा है कि डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल है। डेंसिटी और वॉल्यूम का प्रोडक्ट इक्वल है तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसका वॉल्यूम कम होगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। तो साफ पता है पानी और मेटल में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? ऑब्वियसली कॉइन मेटल है वो, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम इसका कम होगा। तो साफ साफ आपको पता लग जाता है कि सिंस डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ कॉइन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉइन इज लेस, या वॉल्यूम ना मैंने, डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ कॉइन, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर इज submerged volume of water which is balancing the weight of the coin is greater than the volume of coin.
दैट्स वाई दिस थिंग V इनिशियल और V फाइनल, यहां पर V इनिशियल ज्यादा है, V फाइनल कम है। यहां आप क्या बोलोगे? वाटर लेवल डिक्रीजेस, वाटर लेवल जो है वो डिक्रीज होगा भाई साहब। यहां पर जो वाटर लेवल है वो होगा आपका डिक्रीज। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं। अब हम यहां पर एक और सवाल देखेंगे। फ्लो ऑफ फ्लूइड्स हम आज नहीं देखेंगे, कल ही देखेंगे। चलो पहले तो ये जो दिए गए उन सवालों को देख लें। क्या सवाल दिया गया सुनो। कह रहा है ओपन पैन, जैसे आपको दिख रहा है पैन फिल्ड विद वाटर, डेंसिटी आपकी रो डब्ल्यू, ये क्वेश्चन मार्क कैसे आ गया, डेंसिटी आपकी रो डब्ल्यू, placed in a vertical placed on a vertical rod, a block of density rho, block of density rho, इस वाटर की डेंसिटी है रो w और ये है रो, is placed on the side of the pan as shown in the figure, ऐसा टिका रखा उसको। water depth is more than the height of the block, इसकी हाइट से डेप्थ पानी का ज्यादा है, हालांकि इस फिगर में तैरता हुआ दिख रहा है। तो आपको कुछ कह रहा है कि यार कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इक्विलिब्रियम का मतलब ये इस पर टिका रहे, ये ऐसा पलटे इधर या इधर पलटे नहीं। पहला आपको पूछ रहा है इक्विलिब्रियम विल मेंटेन ओनली इफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को, मैं जो कहने जा रहा हूं, मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं ये कहने जा रहा हूं कि यहां ये कह रहा है कि भैया कब वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। तो हम तो यार बात कर लेते हैं हर केस की, फिर उधर देख लेंगे क्या होगा। तो जब ये मान लो तैर रहा है, चाहे वो ऐसे तैर रहा हो या वो पार्शियली तैर रहा हो, ठीक है, तैर रहा है, लेकिन अब तैरने का मतलब क्या हुआ? तैरने का मतलब ये हुआ कि भैया यहां पे बात को समझना। मान लो अभी वो कितना तैर रहा है, पार्शियली तैर रहा है, पार्शियली। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यार इतना ही जितना सबमर्ज वॉल्यूम है ना, उतना ही वॉल्यूम इधर कंसीडर कर लो, ठीक है। अब जो बचा हुआ पानी है, बचा हुआ पानी, ध्यान से सुनना पूरी बात। तो यहां इस पैन में ये वाला लिक्विड बचा हुआ, ये वाला वाटर और ये ऑब्जेक्ट, ये तीन चीजें हो गई। ऑब्जेक्ट और इस वाटर की बात कर ली जाए, इतने शेडेड वाले की, उसके अलावा जितना मामला इधर है उतना ही मामला इधर है। मतलब ये चीज को छोड़ के जो वाटर बचा और इधर जो वाटर बचा वो सेम है, दोनों बैलेंस। अब ये आपका वॉल्यूम कितना लिया मैंने? ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम लिया है। सबमर्ज वॉल्यूम यहां क्या भरा है? इधर पानी भरा है और इधर क्या रखा हुआ है? इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। लेकिन आप जानते हो कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो वेट इस सबमर्ज वॉल्यूम के वेट के इक्वल ही है। तो इसका मतलब इन दोनों का, इस ऑब्जेक्ट का और इतने पानी का वेट भी सेम है। इधर जितना वेट उतना ही वेट इधर, तो ये बैलेंस रहेगा। इसका मतलब अगर तैर रहा होता तब भी यही कहानी होती। तैर रहा होता तब तो होती यार वो पूरा ही पानी है, फिर तो तैर रहा होता। अरे तैर तो अभी भी रहा है यार, मैं कैसी बातें कर रहा हूं। इस केस में तो ये बैलेंस्ड है। क्यों बैलेंस्ड है? क्योंकि जितना वॉल्यूम इसने यहाँ पे घेरा हुआ है उतना ही वॉल्यूम पानी का मैंने इधर ले लिया, तो इसका वेट और इसका वेट सेम है, तो इधर भी सेम वेट इधर भी सेम वेट, बात बराबर हो गई। और सुनो, अगर ये पार्शियली फ्लोट ना करके, सॉरी पार्शियली सबमर्ज ना होकर के फुल्ली सबमर्ज हो रखा होता, ऐसा कब होता? जब ये लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल ही होता। तो फिर तो ऐसा हो गया जैसे दोनों जगह वाटर वाटर भरा है, तब भी बैलेंस रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर ये क्या होता, लेकिन अगर ये थोड़ा हैवी ऑब्जेक्ट होता तो ये नीचे जाके बैठ जाता, और नीचे जब जाके बैठता तो आपको ये समझ में आना चाहिए अब मैंने इतनी की इतनी वॉल्यूम कंसीडर करी, तो इसके अलावा जो बचा हुआ पानी है वो इधर और इधर सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट और ये लिक्विड, तो भैया इसकी डेंसिटी कम है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है, तभी तो ये बैठा नीचे आके। तो ये हैवी है और ये हल्का है, तो ये ऐसा पलट जाता। इक्विलिब्रियम इज ओनली मेंटेन्ड व्हेन
द डेंसिटी इज ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन इक्वल्स टू, ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ऑल रिलेशंस नहीं, तो बस ये कहानी हो जाएगी। एकदम आसान सवाल था यार, तो ना कुछ खास इसमें नहीं था। एक और सवाल की ओर बढ़ते, क्या कहा गया है इस सवाल में? सवाल में कहा गया है कि भैया देखो, अगेन एक ऐसा बीम बैलेंस टाइप किसी चीज है, ऊपर नीचे जा सकता है, ये अभी बैलेंस्ड है। पैन या इस साइड को, इस कंटेनर को बोल रहे हैं हम P, इस ऑब्जेक्ट को बोल रहे हैं Q, और इधर जो वेट रखा हुआ है इसको बोल रहे हैं हम R। फिगर शोज अ वेइंग ब्रिज विथ अ बीकर P with water on one pan and a balancing weight R on the other, solid ball Q hanging with a thread outside the water. It has a volume of कितना? Q की जो वॉल्यूम है वो है 40 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका जो वेट है मतलब मास जो है वो 80 ग्राम है। If this solid is lowered to sink fully in water but not touching the beaker anywhere, the balancing weight R will be. आपसे कह रहा है कि भाई बैलेंस करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा आपको R, क्या वो 40 ग्राम लेस देन R, मतलब नया R डैश कितना होगा? अभी तो ये इसको बैलेंस कर रहा था, तो इसका मतलब आप ये जान गए हो कि एक्चुअली आपका जो R है वो किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ P। अब इसको जब आप यहां टिका दोगे तो क्या होगा वो समझना है। आओ टिकाते हैं इसको यहां पे। अब आपको ये समझना होगा, इधर इसको मैं अलग बना लेता हूं, लास्ट सवाल है उसके बाद खत्म। तो ये जो अपना बीकर था, इस बीकर में अगर हमने इसको ऐसा रख दिया, टच नहीं किया है लेकिन ध्यान रखना, कह रहा है इसको ऐसा अंदर डुबो दिया लेकिन टच नहीं किया, ठीक है, मत हो टच, से क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? अभी कह रहे हैं हमको R डैश रखना पड़ रहा है भाई साहब, ठीक है, R डैश रखना पड़ रहा होगा, कितना एक्स्ट्रा रखना पड़ रहा होगा, तो आप ये देख लो कितना एक्स्ट्रा वेट आ गया यहां पर। अब कईयों को लगेगा सर जी वो तो दिख रहा है 40-80 ग्राम एक्स्ट्रा वेट आ गया। नहीं 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 नहीं, 80 ग्राम अगर एक्स्ट्रा वेट आ गया है, अगर ऐसा मानते हो मेरे भाई, फिर इस टेंशन को भी कंसीडर करना है ना, टेंशन को भी कंसीडर करना। तो ऐसा मानो इसको आने, इसको जब इसमें तुमने डाला अंदर, तो अंदर डाला तो उससे क्या होगा कि बायंसी लगने लगेगा, तो लिक्विड ने इसके ऊपर बायंसी लगाया होगा, तो इसके ऊपर बायंसी लगा होगा तो लिक्विड के नीचे बायंसी लगा होगा, और बायंसी क्या तुम्हारा 80 ग्राम लगेगा? बिल्कुल नहीं, वो तो लगेगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब वाटर इनटू सबमर्ज्ड वॉल्यूम, जो कि पूरा पूरा इनटू जी, डेंसिटी अपने पास है 1, और ये है अपना कितना? 40 ग्राम आ जाएगा भाई। सीजीएस में अगर बात करोगे तो ये 40 ग्राम आ जाएगा, सीजीएस में कर लो सारी बातें, तो ये कितना आ जाएगा? 40 ग्राम आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि एफबी की बायंसी की वजह से 40 ग्राम, मतलब इंटू जी नहीं बोल रहा हूं मैं, जी मल्टीप्लाई में है अभी, कितना एक्स्ट्रा वेट आ जाएगा? 40 ग्राम की वजह से जो एक्स्ट्रा वेट। क्यों? क्योंकि बायंसी, इस ऑब्जेक्ट पे बायंसी लगाया लिक्विड ने, तो लिक्विड ने भी क्या लगा दिया, सॉरी लिक्विड पे भी क्या लगा? नीचे बायंसी। लिक्विड ने ऊपर एक्शन लगाया तो उस पर रिएक्शन नीचे, इतना एडिशनल वेट आएगा, तो 40 ग्राम एडिशनल। अब कोई बोले अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो ऐसे करेंगे पूरा एक साथ लेंगे। सर देखो, पूरा अगर लेंगे तो सर देखो ना यार आप। अच्छा कई क्या बोलेंगे, कल कई बोलेंगे सर वो टच थोड़ी ना किया है, टच तो किया ही नहीं, तो उतना ही रहेगा, टच थोड़ी ना किया है सर उसको। अरे टच नहीं किया लेकिन लिक्विड के तो टच हो गया ना, लिक्विड ने अगर उसको ऊपर फोर्स लगाया तो ये भी लिक्विड में फोर्स लगाएगा नीचे। आई बात समझ में? अच्छा अब कोई बोलेगा ठीक है चलो वो बात समझेगी, लेकिन अगर सर इस पूरे को एक साथ देखें, तो पूरे को एक साथ देखेंगे सर फिर तो ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो है ना 80 ग्राम का ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ चुका है। बात सही है आपकी, 80 ग्राम का ऑब्जेक्ट आ चुका है, बिल्कुल मानता हूं इस बात को, लेकिन फिर वो टेंशन आप भूल रहे हो। एक्स्ट्रा 80 इधर आया और एक टेंशन उधर भी आई, फिर बायंसी इंटरनल हो जाएगा आपका, तो बायंसी मत देखो, इसके ऊपर बायंसी लगा नीचे बायंसी लगा तो कैंसल। लेकिन वो जो एक 80 ग्राम का वेट नीचे की तरफ आया, एक ऊपर टेंशन भी आ रही है,
टेंशन कैसे निकालोगे साहब? ये क्या इक्विलिब्रियम में है क्या तुम बोलोगे? हाँ, तो तुम बोलोगे टेंशन प्लस बायंसी इज इक्वल्स टू व्हाट? इट इज mg बोलोगे ना। इसका एफबीडी बनाओगे तो टेंशन प्लस बायंसी इज इक्वल्स टू mg, मतलब टेंशन प्लस बायंसी इज इक्वल्स टू 80 ग्राम इंटू जी। टेंशन की वैल्यू ध्यान सुना, जब पूरा सिस्टम लिया तो एक 80 ग्राम भी आया और माइनस टेंशन, तो टेंशन कितना है? टेंशन है 80 ग्राम इंटू जी माइनस एफ बी। कटा कटा और ये प्लस एफ बी आ जाएगा, जो मैंने कहा। ले दे के तुम्हें बायंसी देखना पड़ेगा 40 ग्राम। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ओ भाई साहब, पूरा ही मिट गया। यहां पर है ना, ये इनको अभी हम मामला कर देते हैं, क्योंकि ये ना पिछले वाले के ऑप्शन। सवाल क्या है? सवाल सुनो। ओ भाई, ये क्या हो गया? ओ, क्वेश्चन ही गायब हो गया ना अपना। यार ये तो गलत चीज है यार। ये क्या काम हुआ इधर, समझ ही नहीं आया मेरे को। चलो कोई नहीं, ऐसे भी कौन सा डायग्राम इतना बड़ा था, कल सा था। क्या था वो सुनो। कह रहा टेंशन इन अ स्ट्रिंग होल्डिंग अ सॉलिड ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड as shown in the figure is T0 when the system is at rest. What will be the tension in the string if the system has a upward acceleration? मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि ये कंटेनर है और यहां पर आपके पास एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक में क्या है, कुछ रस्सी इससे अटैच की गई है और यहां पर इसमें टेंशन है। इसका मतलब ये साफ पता लगता है कि ये ब्लॉक जो है वो हल्की डेंसिटी का होगा, तभी टेंशन आ सकती है। तो ऊपर बायंसी लग रहा होगा, नीचे टेंशन फेंशन कुछ लग रही होगी, नो डाउट। और ये mg। अब सवाल क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि व्हाट, अच्छा ये टेंशन कितनी गई है? T0। व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग इफ द सिस्टम हैज एन अपवर्ड एक्सेलरेशन? अब अगर सिस्टम का ऊपर की ओर एक्सेलरेशन है तो टेंशन क्या होगी? तो आप जानते हो क्या कि जितना बायंसी बढ़ेगा, भाई बायंसी बढ़ना चाहिए ना। अच्छा, जैसे अभी कोई बोले बायंसी कितना लग रहा था सर जी, तो मैंने कहा यार देखो, बायंसी लग रहा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी, है ना। और mg तो कितना है अपने पास? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू। टेंशन जो आ रही है अपने पास T0 वो आ जा रही है, दोनों मिलके इस अकेले को बैलेंस कर रहे हैं। तो ये मामला अपने को पता लग रहा है। अब बाद में क्या हो जा रहा है कि यहां भी जी इफेक्टिव आ जाएगा और वहां भी जी इफेक्टिव आ जाएगा। चीजें बस इतनी सी बदल जाएंगी। यहां पर वो जी इफेक्टिव आ जाएगा बस, हाँ बस इतनी सी, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहां से भी मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या बोलोगे? डिवाइड करोगे तो ये कटा, कटा गया? बोले हाँ कटा तो सही। यहां से हम क्या कहेंगे? यहां से हम कहेंगे T बाई T0 इज इक्वल्स टू, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन था ना, तो G प्लस ए, इफेक्टिव ग्रेविटी G प्लस ए अपॉन G। T इज 1 प्लस ए बाई G। अब हम बढ़ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है, हम थोड़ा सा बलून, हॉट एयर बलून या कुछ लाइट गैसेस वाले बलून की हम बात करेंगे, इससे देखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जो भी बलून होते हैं आपके, हीलियम बलून जिनमें कहते हो, तो हीलियम बलून में क्या होता है? हल्की गैस होती है, बायंसी इन पे लगता है ऊपर, mg लगता है नीचे। एयर की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बायंसी इज ग्रेटर देन द mg, दैट्स व्हाई वो ऊपर मूव करते हैं। अब सवाल आपका ये है कि एक कार है, इसको तुम परफॉर्म भी कर सकते हो खुद से। एक कार है और यहां पे है एक बलून,
अभी कार रेस्ट पे है तो बलून ऐसा उड़ रहा है कार के अंदर। सवाल यह है कि जैसे ही मैं इसको इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूंगा तो ये बलून किधर जाएगा। जैसे हम कार चलाते हैं तो जैसे ही एक्सेलरेट करते हैं तो हम पीछे जाते हैं, ब्रेक लगाते हैं तो आगे जाते हैं। ये बलून किधर जाएगा, अगर इसको एक्सेलरेट करेंगे हम तो ये बलून किधर जाएगा, आगे या पीछे, इतना सा आपको बताना है। ठीक है, ये किस तरफ मूव होगा, इतना सा आपको यहां पर बताना है। क्लियर? तो जैसे ही आप एक्सेलरेट करोगे तो आपको ये समझ में तो इतना तो आ जाएगा कि एक बायंसी इधर लगेगा जो कि होगा मास ऑफ बलून, या ऐसा कर देते हैं मास ऑफ बलून मतलब डेंसिटी ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू ए। ये तो हो गया आपका स्यूडो फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक हो गया आपका mg जो आ जाएगा डेंसिटी ऑफ गैस वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू जी। mg इधर और स्यूडो इधर। फिर बायंसी ऊपर, क्योंकि जी इफेक्टिव नीचे है तो बायंसी ऊपर भी लगेगा, तो डेंसिटी ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू जी। और बायंसी इफेक्टिव ग्रेविटी इधर है तो इधर भी लगेगा, डेंसिटी ऑफ एयर वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू जी। वो जो रबर का जो मास वास है उसको नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। तो साफ साफ अपने को यहां से दिख रहा है ना, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं, बाकी उससे आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। साफ साफ मुझे यहां पे दिख रहा है कि भाई अगर ये चीज जैसा कि डेंसिटी ऑफ एयर ज्यादा था तभी ये ऊपर गया, इन दोनों टर्म्स में भी हालांकि आप लोगों को ऐसा लगेगा कि यार स्यूडो लगा है तो पीछे जाना चाहिए वो, लेकिन यहां स्यूडो लग रहा है तो यहां पे बायंसी भी लग रहा है, तो ये पीछे ले जाना चाहेगा, ये आगे ले जाना चाहेगा, और जो स्ट्रांग होगा वो डोमिनेट करेगा। तो स्ट्रांग कौन है? ये, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज मोर, दैट्स व्हाई इट विल बेंड इन दिस। ये आगे की तरफ झुकेगा, आप एक्सेलरेट करोगे आप जाओगे इधर और ये जाएगा आगे। इस तरीके से यहां पर इसकी कहानी होगी। तो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे समाप्त। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन। एक सवाल आप होमवर्क घर के लिए लेके जा सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सवाल ये है, और कमेंट सेक्शन में जरूर इसका जवाब देना। सवाल क्या है? सवाल ये है कि भैया एक बोट थी, नाव थी, मतलब एक है ना, तो ये एक बोट थी और इस बोट में जो है कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं ना। क्या बोट बनाई यार, यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई एक बोट थी, इसमें कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं भाई साहब। ठीक है, 4-5 आदमी बैठे हैं, बहुत आदमी बैठे हुए हैं, जैसा भी तुमको ले। और ये बोट जो है एक स्विमिंग पूल में, बोले सर स्विमिंग पूल में कौन बोट रखता है? मेरा कहने का मतलब बस ये है कि यार जो पानी का वॉल्यूम है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब है ना, ऐसा है। ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब ये देखना है कि स्विमिंग पूल की बात हो रही है ना, पूल या कोई तालाब वालाब कुछ भी मानो। अब इनको क्या हुआ, प्यास लगी। प्यास लगी तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पानी पी लिया, सबने पानी पी लिया भाई साहब। ऑब्वियसली पहले बोट कुछ डूबी हुई होगी, पहले बोट कुछ डूबी हुई होगी, तो यहां पर इन्होंने पानी पीने के बाद, क्योंकि अब बोट में पानी थोड़ा सा गया है, इनके पेट में गया हो चाहे से, लेकिन वेट बड़ा होगा ओवरऑल सिस्टम का, तो सबमर्ज वॉल्यूम और बढ़ेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो पानी पी लेते हैं आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द वाटर लेवल? पानी को पीने के बाद वाटर लेवल पे क्या असर होगा?
आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर what is the effect on water level? वाटर लेवल पे क्या असर पड़ेगा? बहुत ही आसान सवाल है, आराम से सोच समझ के बताना। इन द नेक्स्ट क्लास हम इस पर करेंगे चर्चा। तो ये पानी का, स्विमिंग पूल का जो लेवल है उसकी बात हो रही है, वो कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, ये बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और कल हम फ्लूइड, ये स्टैटिक्स था तो अब फ्लूइड मतलब इसके मोशन की बात करेंगे, बर्नौली और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, और हो सका तो इस चैप्टर को खत्म करेंगे कल ही, है ना, 3 दिन में। ठीक है, चलिए, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। बाय, टेक केयर, चलिए जी।